कि पूरे डिजिटल मीडिया पे खास तरह का राग गाया जा रहा था और वो प्रो कांग्रेस राग था। जो रिजल्ट आते हैं वो तो कुछ और आते हैं। हर पार्टी को समझ में आ गया है और उन्होंने डिजिटल आगे की स्ट्रेटेजी है उसको बनाते हैं, उसमें बजट भी रखते हैं, उसमें पत्रकारों से लेकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, पॉडकास्ट वाले, बॉलीवुड के हीरो हीरोइन का पॉडकास्ट करने वाला आजकल नेताओं के पॉडकास्ट कर रहा है। आदमी भी समझदार होना चाहिए तो थोड़ा समझ में आता है कि चल क्या रहा है। डिजिटल मीडिया एक बहुत बड़ा इको चैम्बर बन चुका है। जहनी तौर पे गुलाम हो चुके हैं इसको सुनने के, वही इसको कंटिन्यू कराए हुए हैं। ये बात बोलने से पैसे बन रहे हैं, मैं उन्हें पैसे बढ़ाऊंगा। जैसे मैं घनघोर जातिवादी हूँ और मेरे को अंबेडकर या दलित प्रेम दिखाकर सोशल मीडिया पर अगर पैसे बन रहे हैं तो मैं बना लूंगा यार, क्या दिक्कत है। आज के समय में कोई पत्रकार हर रोज मोदी की सरकार गिराकर सो रहा है तो उसको कौन देखेगा। मान लो मैं अभी एक वीडियो बनाऊं कि खेल होने वाला है, गिर जाएगी मोदी की सरकार, हमने लगा दूं बड़ा सा और उसमें उसको पसीना पोंछते हुए मोदी जी का फोटो। हाँ, पता कौन देखेंगे उसको देखेंगे मुसलमान। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी परोस के पैसे कमाना बड़ा आसान हो गया है। जितने भी डिजिटल नंबर 1 चैनल्स हैं उनके कंटेंट को जब मैं एनालाइज करता हूं तो उनके 100 में से 80 वीडियोस पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के होते हैं, जो कि एक सीरियस कंसर्न है। 2024 में मैंने कोशिश की कि मैं लोकतंत्र को ढूंढने निकलूं। लोकतंत्र को ढूंढने निकला तो अलग ही ज्ञान मिला और फिर लगा कि कोई जरूरत नहीं है। जो चीज मर चुकी है, जिसका जनाजा निकल चुका है, उस मरे हुए सांप को आप गले में डाल के घूमोगे, उसका कोई फायदा। मेरे से सबसे वाहियात सवाल पता क्या पूछा जाता है, ये जितने बड़े पत्रकार हैं जो मोदी के खिलाफ इतना बोलते हैं, सरकार के खिलाफ इतना बोलते हैं, इनके तो कभी चैनल बंद नहीं होते, इनको तो कभी गिरफ्तार नहीं किया जाता है। टटपूंजियों को, छोटे मोटों को क्यों गिरफ्तार कर लिया जाता है? तुम ऐसा क्या कर रहे थे जो तुम लोगों को, तुम्हारे चैनल उड़ा देते हैं? ये इसके अपने खतरे हैं। इस जवाब, ये सबसे खतरनाक अगर ये जवाब है आपके पॉडकास्ट के लिए, जवाब ये है कि तो ये सोचा कि आज इस पर बात करें कि देश में हर थोड़े समय में चुनावी मौसम आ जाता है और चुनावी मौसम का मतलब होता है मीडिया की बारात। हम दोनों पत्रकार हैं और आप ज़मीन के पत्रकार हैं जो चुनावों को कवर करते हैं। मनदीप, आपको क्या लगता है मीडिया का चुनाव से और देश की सियासत से किस तरह का रिश्ता है? एक तो कॉरपोरेट मीडिया है, दूसरा डिजिटल मीडिया है, किस पर भरोसा किया जाए? अब तो किसी पे ना भरोसा किया जाए। वो फेज कंप्लीट हो गया है जब नेताओं को और पार्टियों को समझ में आ गया है कि डिजिटल मीडिया को कैसे मैनेज किया जाता है, डिजिटल पत्रकारों को। मतलब ये हाईली कमर्शलाइज्ड दौर है जिसमें मतलब डिजिटल मीडिया की भी कोई, मेरे को लगता है कि कोई क्रेडिबिलिटी रह नहीं गई है। तो एक फेज कंप्लीट हो गया है जब जिस हिसाब से ये कहा गया कि साल 2010 के बाद जिस हिसाब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का राइज हुआ, आवारा फ्रीडम ऑफ स्पीच आ गई और उसमें ये कहा गया कि भाई कोई कुछ भी बोल दे, उसकी बात का वजन है, और चीज़ें चली। मुझे लगता है कि कोविड के बाद फेज कंप्लीट हो गया है। अब मैं देखता हूँ कि बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जो मालिकान हैं, वो कोई इंजीनियर है, कोई एमबीए किया हुआ लड़का है, और वो ठीक है कि पत्रकार हमारे जैसे हो सकते हैं उन डिजिटल संस्थानों के, लेकिन उनके जो मालिक हैं वो बहुत प्रोफेशनल हैं। वो हर सरकार से एडवर्टीजमेंट लेना चाहते हैं। सब स्टेट्स की डिजिटल मीडिया पॉलिसीज बन गई हैं। आप कोई भी राज्य ऐसा नहीं बचा जिसकी डिजिटल मीडिया पॉलिसी ना हो और वो कुछ करोड़ रुपए डिजिटल जो एडवर्टीजमेंट उस पर ना खर्च करता हो, आपको सब दिखेगा। और जो उसका हमेशा से जो ब्लैक वाला पक्ष रहा है, ब्लैक मनी वाला, वो तो है ही है। और मुझे एक ये भी लगता है कि जो हमारे नेता लोग हैं वो आलसी भी हो गए हैं। अब उनका जैसे नेता का काम क्या होता था, नेता बेसिकली सबसे बड़ा मास मीडिया का एक हिसाब से मुख्य चीज होती थी। उसका रीजन क्या था कि उसको एक आइडिया है, उसके दिमाग में एक विचार है, उस विचार को उसको जनता में फैलाना है, यानी कि मासिस तक पहुंचाना है। तो उसको कम्युनिकेशन के और मास कम्युनिकेशन के साधनों की जरूरत पड़ती थी। इसलिए गांधी, भगत सिंह, इन सब ने, अम्बेडकर, उन्होंने अखबार भी निकाले। और ये जिस हिसाब से आपको पता है कि ये पत्रकार भी थे आधे अधूरे, तो वो भी चीजें रही। और अब मेरे को लगता है कि आज के दौर के जो नेता हैं उन्होंने पत्रकारों को अपना मैसेज फैलाने के लिए, अपनी बात कहने के लिए रख लिया है। और जैसे आज से 3-4 साल पहले मैं मानता था कि जो मीडिया है, खासकर टीवी मीडिया है और प्रिंट मीडिया है, वो रूलिंग क्लास का टूल है। अब उसमें मैंने डिजिटल मीडिया भी ऐड कर दिया है, और डिजिटल जर्नलिस्ट भी अब रूलिंग क्लास का ही टूल है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं डिजिटल मीडिया कम करप्ट नहीं है
और उसमें संभावनाएं संभावनाएं नहीं, वो पूरा हो चुका है। वो आप लोगों को पता नहीं चल रहा क्योंकि अभी इसके ऊपर प्रॉपर स्टडीज नहीं हुए हैं, कोई एक्सपोजे नहीं हुए हैं डिजिटल पत्रकारों के। अगर थोड़ा सा भी मतलब कोई भी कुरेद देगा, जैसे टीवी मीडिया का कब पता चला, आप देखिए कोबरा पोस्ट का एक स्टिंग होता है, उससे थोड़ा सा लोगों को, आम जनता को, देखो आपके जैसे लोगों को, मेरे जैसे लोगों को तो पहले ही पता था कि सच्चाई क्या है। आज भी अगर हिरेन जोशी, जो कि हम सबको पता है कि पीएम के मीडिया एडवाइजर भी हैं, वो एक मैसेज भेज दें बड़े बड़े टीवी जर्नलिस्टों को, तो वो टॉपिक बदल देते हैं, वो खबर गिरा देते हैं, और शाम को क्या डिबेट होगी वही तय कर रहे हैं। वो आपको और हमको पता था। आम लोगों को कब पता चला कि पैसे लेकर बड़े बड़े मालिकान, उसमें चाहे इंडिया टुडे की, कलीपुरी का भी उसमें स्टिंग है, कोई भी हो, कोबरा पोस्ट का, उससे ही तो पता चला ना कि कैसे पैसे लेकर मीडिया काम करता है। रूलिंग क्लास टूल होना मीडिया का उसी चीज से तो एस्टेब्लिश हुआ। अब मेरे को लगता है कि डिजिटल मीडिया पे जिस दिन कोई स्टिंग हो गया, उस दिन देखना आप हैरान रहेंगी। आपको ऐसे ऐसे नाम मिलेंगे, आपको ऐसे ऐसे लोग आपको पकड़ में आएंगे कि आप एकदम से बोलेंगे कि ये क्या देख लिया मैंने। ये बात मुझे पिछले आम चुनाव में और उससे पहले के जो चुनाव थे उसमें भी महसूस हो रही थी कि पूरे डिजिटल मीडिया पे ख़ास तरह का राग गाया जा रहा था और वो प्रो कांग्रेस राग था। उसमें सब कुछ हरा हरा था कांग्रेस के लिए। तो वो सारा मुझे ये लगता था कि क्या ये भी एक मार्केट बन चुका है जिसमें कांग्रेस का नाम लेके या कांग्रेस को खुश करने के लिए या एक तरह का भाव पैदा करने के लिए जनता के बीच में काम हो रहा है, क्योंकि जो रिजल्ट आते हैं वो तो कुछ और आते हैं। तो अब ये जो रिजल्ट्स हैं और फिर बाद में वही लोग कहने लगते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ का जब चुनाव का रिजल्ट आया है तो उसमें लोग कहने लगे कि ये तो डिजिटल मीडिया का फैलाया हुआ भ्रम था। जो लोग वहाँ पर थे छत्तीसगढ़ के अंदर, लोगों को पता था कि वापस नहीं आ रहे हैं। तो आपको ये लगता है कि डिजिटल मीडिया अब पूरी तरह से उसी तरह कैप्चर हो चुका है किसी दूसरी विचारधारा से? देखो, डिजिटल मीडिया का सबसे अगर सही इस्तेमाल कोई कर रहा है तो देखो, करता था, मतलब तो एक्टिविस्ट सेक्शन करता था, उसको लगता था कि उसको अब सभाएं करने की ज़रूरत नहीं है, वो डिजिटल मीडिया पे एक पोस्ट लिखता है और लोगों तक पहुंच जाती है। करता था, मैं कह रहा हूँ, और जो कि अब बंद हो गया क्योंकि उनके खाते भी फ्रीज हुए हैं, और खाते तो चलो हमारे पत्रकारों के भी हुए, मेरे भी हुए हैं और बंद हुए हैं। लेकिन अब जो मामला है, अगर हम बात करें आफ्टर कोविड, तो इसमें तो बीजेपी 2014 में भी बीजेपी ने अच्छा इस्तेमाल किया डिजिटल मीडिया का, 2019 में भी किया, 2024 में भी किया। जो लोग ये मान रहे हैं कि 2024 में कांग्रेस ने डिजिटल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल किया, वो मेरे को थोड़ा सा लगता है कि वो ठीक नहीं है। ठीक है कि आपको कांग्रेस का कंटेंट ज़्यादा दिख रहा था, वो उसका कारण ये था कि लोग उस हिसाब से इस चुनाव से उम्मीद भी लगाए बैठे थे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अब हर पार्टी को समझ में आ गया है और उन्होंने डिजिटल जो उनकी आगे की स्ट्रेटजी है उसको बनाते हैं, उसमें बजट भी रखते हैं, उसमें किसको कितना रुपए देना है, पत्रकारों से लेकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, पॉडकास्ट वाले, कोई नहीं बचा है जिसको वो कनेक्ट नहीं करते हैं, जिससे बातचीत नहीं करते हैं। ट्वीट करवाने के पैसे मिलते हैं, आपको पता होगा। आप तो पॉडकास्ट आप धड़ाधड़ देख ही रहे हैं कि जो कोई सेलिब्रिटी, बॉलीवुड के हीरो हीरोइन का पॉडकास्ट करने वाला आजकल नेताओं के पॉडकास्ट कर रहा है, तो उससे आपको थोड़ा सा तो आदमी भी समझदार होना चाहिए, तो थोड़ा समझ में आता है कि ये क्या चल क्या रहा है बेसिकली, और उसमें जो सवाल हैं वो तो खैर माशाल्लाह। तो एक हिसाब से मुझे लगता है कि वो फेज आफ्टर कोविड कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हवा बनाने के लिए, नैरेटिव बनाने के लिए पॉलिटिकल पार्टियां और या फिर कोई भी धड़े, वो जो डिजिटल जर्नलिस्ट हैं या डिजिटल इन्फ्लुएंसर हैं सोशल मीडिया, उनको पैसे देते हैं, वो उनके लिए बजट रखते हैं। ये फेज कंप्लीट हो चुका है और उसमें सब चपेटे में है। अभी थोड़े दिन पहले चुनाव के दौरान मैंने देखा कि एक घनघोर सेकुलर पत्रकार, हम्म, वो मुसलमानों के बड़े फंक्शन में गए कहीं विदेश में, गल्फ कंट्री में, ठीक है। वो उनके बीच में गए और फिर मैंने वहाँ पर कमेंट्स चेक किए, फिर पूरी प्रोफाइल देखी, और ऐसे कई सेकुलर पत्रकार हैं जिनकी पूरी प्रोफाइल अगर आप देखें तो वही पता चलता है कि वो भी अब किसी एक धड़े को संतुष्ट करने लगे हैं, और वो धड़ा आकर के वहाँ पर अपनी मर्जी की चीज़ें सुनता है, कहता है, कमेंट करता है और चला जाता है। तो इको चैम्बर का जो सवाल है कि हम अपनी ही आवाज़ें दोबारा सुन रहे हैं, उसी में खुश हो रहे हैं, तो ये क्या आपको लगता है कि डिजिटल मीडिया एक बहुत बड़ा इको चैम्बर बन चुका है? इसमें नया कुछ अब नए लोग जुड़ नहीं रहे हैं जो इसके
ज़हनी तौर पे गुलाम हो चुके हैं इसको सुनने के, वही इसको कंटिन्यू कराए हुए हैं। देखिए, एक शब्द होता है टारगेट ऑडियंस, तो वो हालांकि पहले भी इस्तेमाल करते रहे अखबार भी और टीवी भी, कि हमारा एक टारगेट ऑडियंस है। तो मुझे लगता है कि जो जिन्होंने डिजिटल में काम शुरू किया उनको तो बिल्कुल जो टीवी में और अखबार में हर रोज जो एनालिटिक्स थे वो खंगालने कि कौन आपको देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, वो थोड़े मुश्किल थे। अब थोड़े आसान है। डिजिटल में तो ये भी पता चल जाता है कि किस उम्र के लोग आपको देख रहे हैं, किस ज्योग्राफी के लोग आपको देख रहे हैं और कैसे। तो वो मेरे को लगता है कि वो एनालिटिक्स इतना सोखा होता, मतलब कि इतना वो हो गया है, आसान हो गया है। सॉरी, मेरी मतलब अगर कोई पंजाबी हरियाणवी का शब्द निकल जाए तो नहीं, इसमें सॉरी की क्या बात है, आप ज़रूर बोलिए पंजाबी, हरियाणवी। तो वो इतना आसान हो गया है कि मतलब आपको दिखता है कि ये हो रहा है। और दूसरा फिर ना कि एक चालूपना भी है। चालूपना क्या है कि यार मेरे को ये बात बोलने से पैसे बन रहे हैं, मैं उन्हें पैसे बढ़ाऊंगा। मेरे को ये बात बोलने में बेशक से मैं उसके ऊपर स्टैंड करता हूँ या नहीं करता हूँ, ये अलग बात है कि मेरी पॉलिटिकल पोजीशन क्या है, मैं किस किस्म से एक्ट करता हूँ, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर मान लो कि जैसे मैं घनघोर जातिवादी हूँ और मेरे को अंबेडकर या दलित प्रेम से दिखाकर क्या बोलते हैं सोशल मीडिया पर अगर पैसे बन रहे हैं तो मैं बना लूंगा यार, क्या दिक्कत है। वो तो कौन सा पता चल रहा है, कोई आके थोड़ी नहीं झाँक रहा है, कोई ये थोड़ी नहीं देख रहा है। तो वो चीजें हैं। और जैसे एक ना जितने भी डिप्रेस्ड ग्रुप हैं या फिर डिप्रेस्ड ना तो शब्द थोड़ा खराब होगा, जितने भी ऐसे ग्रुप जिनके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं उन ग्रुप्स में एक बेचैनी होती है, रेस्टलेसनेस होती है। वो सोचते हैं कि कुछ हो हम, और उनकी अपने भविष्य को लेकर, अपनी सिक्योरिटी को लेकर बहुत सारी फिक्रें होते हैं। बस उस रेस्टलेसनेस का फायदा कुछ लोग उठाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज के समय में कोई पत्रकार हर रोज मोदी की सरकार गिराकर सो रहा है, तो वो तो उसको कौन देखेगा। मान लो मैं अभी एक वीडियो बनाऊं कि खेल होने वाला है, गिर जाएगी मोदी की सरकार, थंबनेल लगा दूं बड़ा सा और उसमें 4 मोदी अमित शाह के फोटो ऐसे अजीब से एक्सप्रेशन देते हुए, और नीतीश का चंद्रबाबू नायडू का फोटो लगा दूं। उसको पता पसीना पोंछते हुए मोदी जी हाँ का फोटो। हाँ हाँ, पता कौन देखेंगे उसको देखेंगे मुसलमान, उसको देखेंगे दलित, उसको देखेंगे जाट। तो मैं मतलब वो ग्रुप्स जिनके ऊपर हमले हैं अलग अलग वजह से, उसको सिख देखेंगे, उसको सारा जो स्टूडेंट जो क्रिश्चियन भी देखेंगे। क्रिश्चियन भी एंड माइनॉरिटीज ग्रुप तो सारे ही देखेंगे। और उसको मतलब ऐसे लोग जो थोड़ा सा भारतीय लोकतंत्र, हालांकि मैं तो इस पे भी डिबेट है कि क्या सच में भारतीय लोकतंत्र जैसी कोई चीज थी या है, वो डिबेटेबल है। पर फिर भी जो जैसा भी बचा खुचा जैसे लोग बोलते हैं, तो उसको बचाने की जो ललक है या सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी, वो सब देख लेंगे उस वीडियो को, सब उसके ऑडियंस है। यानी कि जिनमें भी थोड़ी रेस्टलेसनेस है, बेचैनी है कि जो अब जो हमारे हुक्मरान हैं वो गलत कर रहे हैं या फिर कुछ खामियां हैं, हमारा देश किसी और दिशा में, गलत दिशा में जा रहा है, इस किस्म की बेचैनी वाले सारे उनके ऑडियंस हैं। उस बेचैनी का वो फायदा उठाते हैं। और मतलब ठीक है कि नैरेटिव और चला जो उसमें क्या होता है, उसमें गप होता है। आप देखिए कि एक एक ना जो ग्रे एरिया होता है, आप ग्रे एरिया क्या होता है कि जब कॉन्स्पिरेसी थियरी बेसिकली ग्रे एरियाज के ऊपर होती है, तो कॉन्स्पिरेसी थियरी परोस परोस के पैसे कमाना बड़ा आसान हो गया है। जितने भी डिजिटल नंबर 1 चैनल्स हैं, आप उनका अगर कंटेंट, जैसे मैं थोड़ा सा क्योंकि एकेडमिक्स से थोड़ा सा वास्ता रखता हूँ, तो थोड़ा कोशिश करता हूँ कि मीडिया की पढ़ाई भी मैं लगातार करता हूँ, उसमें कुछ रिसर्च पेपर लिख लेता हूँ, कुछ कर लेता हूँ। तो मैं अक्सर वॉच डॉग की तरीके से कि चीज़ों को, कंटेंट को देखता हूँ। तो हालांकि मैं लिखता भी हूँ, वॉच डॉग का मैंने काम भी किया, मीडिया वॉच डॉग का। तो उसमें मेरे को समझ में आ जाता है कि ये चल क्या रहा है, ये किधर जा रहा है। और उसमें उनके कंटेंट को जब मैं एनालाइज करता हूँ तो उनके 100 में से 80 वीडियोज पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के होते हैं, जो कि एक सीरियस कंसर्न है कि असल में ना तो उनके पास कोई ऑब्जेक्टिविटी है, ना जो समाज में जो घट रहा है, एक्ट असल में जो हो रहा है उसकी कोई समझ है, ना उसको पकड़ पा रहे हैं, ना उसकी कोई रिपोर्टिंग है। तो एक हिसाब से एक अलग यूटोपिया में वो लोग जी रहे हैं, अलग किस्म की थियरीज बना रहे हैं, उसी के सारे लोगों को भी उस यूटोपिया में जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं, और बस उसी से पैसे कमा रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने छेड़ दी है।
ये जो कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट हैं हाँ। ये सिर्फ भारत में नहीं है, वेस्ट में बहुत बड़ा। अभी आपने देखा है जो पूरा चुनाव हुआ है यूएस का, उसमें भी यही चलता यही रहा है चलता और अभी तक वहाँ चल रहा है। उसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर में लगातार कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट हैं। और आपने यूटोपिया का नाम लिया, यहाँ पर डिस्टोपिया भी अब बहुत बड़ा आ गया है, वहाँ पर भी तो ये जो कॉरपोरेट मीडिया है वो उसको ये वाला बाजार क्या पसंद नहीं है, वो यहाँ से नहीं कमाना चाहता है। जब एक तरफ सारी अकलियतें, सारे हर तरह के माइनॉरिटी ग्रुप्स, ठीक है, और उसमें आपने जब नाम लिया, आपने कहा मुसलमान देखेगा, दलित देखेगा, जाट देखेगा, सिख देखेगा, क्रिश्चियन देखेगा, तो ये तो इतना बड़ा ग्रुप है भारत में। अगर ये सारा का सारा वो ग्रुप बनाता है जो ये देखना चाहता है कि ये सरकार जा रही है, तो कॉरपोरेट मीडिया किसके बल पे चल रहा है? क्या वो एक छोटी सी हेजेमोनिक क्लास माइनॉरिटी किससे चल रहा है? क्या हो रहा है वहाँ? देखो, कॉर्पोरेट मीडिया बेसिकली मेन स्ट्रीम चीज है। उनको दो चीजों से मतलब है। उनको एक तो जो बहुसंख्यक हैं, जैसे इधर तो अल्पसंख्यकों को का बाजार है ना, उधर बहुसंख्यकों का बाजार है। उधर जो ईगो सेटिस्फाई करनी है वो बहुसंख्यकों की करनी है। उसमें मोदी जी को या फिर जो हमारी हुकूमत है उसको लार्जर देन लाइफ दिखाना है, दुनिया में विश्व में डंका बज रहा है वो दिखाना है, विश्व गुरु। हाँ विश्व गुरु दिखाना है। तो उनकी जो मार्केट थोड़ी बड़ी है, उनकी मार्केट बहुसंख्यकों की मार्केट है। आप इधर मार्केट अल्पसंख्यकों की है, गरीब भी है इधर ज्यादा। हाँ इधर गरीब भी हैं। तो वो है मामला, मुझे लगता है कि तो ये दोनों मार्केटें हैं। तो वो थोड़े ज़्यादा बड़े प्रोपोर्शन पे बैठे हैं, वो 80% पे बैठे हैं। ये इधर वाले तो 20% 15% पे बैठे हैं। शायद परचेजिंग पावर का भी होता होगा। जो टारगेट ग्रुप है, जो हेजेमोनिक क्लास होता है, उसके पास परचेजिंग पावर ज्यादा है, उसी में ऐड आते हैं ना उस तरह के। मैं कह रहा हूँ ये देखो बड़े दो ग्रुप हैं और जो परचेजिंग पावर वाला है इनमें अलग चक्कर है। इसमें मतलब जिसकी परचेजिंग पावर ज्यादा है वो अंग्रेजी का जो गोदी मीडिया है उसको देख लेता है। जिसकी परचेजिंग पावर थोड़ी मतलब मिडिल क्लास है वो आज तक को देख के अपनी ईगो सेटिस्फाई कर लेता है। उसके बाद जो तो बिल्कुल गरीब ही आदमी है लेकिन बहुसंख्यक सोच वाला है, वो जो ये क्या नाम है चंद्र क्या नाम है वो महाराष्ट्रियन वो चलाता है, ऐसे टिक्का लगा के चलाता है, वो कौन सा काफी कम्युनल अच्छा, हाँ। के, तो वो उसको देख के गरीब आदमी उसको देख के अपनी को सेटिस्फाई कर लेता है। तो उसमें भी है और इधर भी ऐसे ही है। इधर में जो थोड़ा सा अलीट है और जो थोड़ा अंग्रेजी जानता है वो जैसे लोगों का कंटेंट, सॉरी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं मेरे को नाम नहीं लेना चाहिए था क्योंकि और मतलब माफी भाई को, मतलब वो ऐसे लोगों को जो जिनकी थोड़ी क्लास है, जिनकी प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी है, जिनके पास फैंसी कैमरा, फैंसी पोर्ट माइक और फैंसी चीजें हैं, उनको देख के ईगो सेटिस्फाई कर लेता है। जो उससे थोड़ा कम है वो हमारे जैसे को देख के ईगो सेटिस्फाई कर लेता है। जो बिल्कुल ही गरीब आदमी है वो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे जो बिल्कुल ही उस भाषा में बात करते हैं कि मुख्यमंत्री ये और प्रधानमंत्री ये बिल्कुल गाली गलौच वाली भाषा में बात करते हैं, वो गरीब आदमी उसको देख के ईगो सेटिस्फाई कर लेता है। तो लेयर्स तो हैं। मतलब आप सोचो कि अब जैसे मान लो मैं एक्सपेक्टेशन करने लग जाऊं, मान लो कि मैं ये भी मान के चलूं कि भाई एक बार के लिए कि मैं इसी टोली का हिस्सा हूं, मैं ये मान के चलूं, तो मेरी ऑडियंस नहीं हो सकती शहरों में बैठी प्रोफेसर किस्म की मेरे ऑडियंस नहीं होंगे। मेरी ऑडियंस मेरे को पता है, मेरी ऑडियंस वही है जो थोड़ी देहाती ऑडियंस है, वही है, वो ज़्यादा देखती है, वो ज़्यादा सुनती है। तो ये है मामला। मनदीप, एक चीज़ ये हुई है कि न्यूज़ जो है वो एंटरटेनमेंट में बदल गई है। और जब तक धूम धड़ाका ना हो, एक दूसरे पर हमला ना हो, भाषा में अतिरेक ना हो, जब तक हिंसात्मक भाषा ना हो, तब तक ऐसा लगता है हमने न्यूज़ देखी ही नहीं। तो ये चीज़ डिजिटल मीडिया में भी आ गई है। अब आप डिजिटल मीडिया के क्लिकबेट्स देखिए, अगर आप उनके थंबनेल्स देखिए, अगर आप उनका फर्स्ट 10 सेकंड या 15 सेकंड देखिए, तो आपको समझ में आ जाता है कि ये एंटरटेनमेंट पर्पस इसका ज़्यादा है, ज्ञानवर्धन कम है। इंस्टेंट डोपामिन रिलीज, मतलब बेसिकली क्या है कि देखो आई बॉल मार्केट का नियम क्या है। अगर बेसिकली हम मीडिया की उस पर बात ही कर रहे हैं तो मार्केट का नियम है कि आप आई बॉल कैच करेंगे, आई बॉल जब आपकी तरफ आ जाएंगे तब उसको आप उठा के एडवर्टाइजर्स को बेच देंगे। यही नियम है सीधा सा। तो इसमें प्राथमिकता क्या है? आई बॉल कैच करना। तो आई बॉल अगर मेरे नाचने से होगा तो फिर, क्योंकि प्राथमिक काम क्या है, जैसे
ठीक है कि आप जैन साहब जो कि टाइम्स ग्रुप के उनका इंटरव्यू का आप न्यूयॉर्कर के इंटरव्यू का आप जिक्र कर देते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि आई एम इन द बिजनेस ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो अब बात यह है कि हर पत्रकार, हर मीडिया संस्थान अंदर, बहुत अंदर उसके मन में उसको क्लैरिटी है कि घर, खर्चा, पैसा वो एडवर्टीजमेंट से ही चलना है। तो वो सब एडवर्टीजमेंट के गेम में है, वो खबरों के गेम में नहीं है। तो दर्शकों का जो अटेंशन है उसकी सेलिंग है बेसिकली, बेसिकली हाँ, मैंने अटेंशन सेलिंग। मतलब यही है कि जो डिजिटल पत्रकार भी हैं वो यही कर रहे हैं कि जैसे तैसे करके कोई अफवाहबाजी से, झूठी कहानी से, मनगढ़ंत बातों से या फिर थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट करके आई बॉल कैच करें, लोगों की आंखों को अपनी तरफ खींचें और फिर उठा के एडवर्टाइजर्स को बेच दें। तो यही काम है वो। और हर एक देखो, क्लैरिटी लोग कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है शिवाजी की, मतलब जब आदमी ठीक है कि बचपन में जब आप नौजवान होते हैं, इंडस्ट्री से निकलते हैं, तब आप में बहुत ऐसे आग होती है, सारा कुछ होता है, ठीक है, लेकिन थोड़े टाइम बाद क्लैरिटी कर लेता है आदमी, जब थोड़ा घूमता है, समाज की सच्चाई को देखता है, तो क्लैरिटी कर लेता है कि भाई पैसे बढ़ाने हैं, तो वो मन को अपने को समझा लेता है, उसका मन पक्का हो जाता है कि हाँ पैसा एडवर्टीजमेंट में ही है, चाहे वो सरकारी हो, चाहे कॉरपोरेट की हो, या फिर कोई जो अभी इलेक्शन इंडस्ट्री जो आप बोल रही हैं उसमें मैं बिल्कुल सहमत हूँ, और उसकी हो। अब नेता यार बजट रखते हैं, मतलब आप शिवाजी आप ये मान के चलिए कि मैंने, एक हमारे दोस्त हैं वो चुनाव लड़ने गए, उन्होंने अपना बजट बनाया और उन्होंने कहा कि मनदीप देखो ये ठीक है, हालांकि मैं तो उसमें इतना मेरे को पता नहीं था, तो मैंने कहा कि ये 60 लाख रुपए का मीडिया, ऐसा क्या तुम मीडिया अपना संस्थान खड़ा कर दोगे 60 लाख रुपए मीडिया के? फिर वो बोला तुम मीडिया में हो जरूर, तुम्हें पता कुछ नहीं है। फिर मैंने कहा कि मैं ये जो 60 लाख रुपए वाला पार्ट है ना, ये मैं देखना चाहूंगा, मैं पता नहीं चलने दूंगा कि मैं इसको देख रहा हूँ, कैसे देख रहा हूँ। तो बोला चलो ठीक है तुम देख लेना। तो हमारे ही दोस्त थे वो, तो मैंने देखा कि कैसे पहले उन्होंने अखबार के पत्रकारों को बुलाया, ठीक है, और उनसे डील हुई, बातचीत हुई, तो उसमें कि हमारी हर 1 महीने तक हर रोज खबरें जाएंगी, खबरें हमारे बयान छपेंगे, ये छपेंगे, इसके लिए इतने रुपए। दूसरा फिर उन्होंने टीवी मीडिया वालों को बुलाया, टीवी मीडिया वालों को के साथ हुआ कि हम हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या फिर जो हम भाषण देंगे, जो हमारी खबरें नुमा चीजें जो बनाकर हम आपको देंगे, कंटेंट जो क्रिएट करके देंगे वो टीवी पे चलेगा। तीसरा उन्होंने डिजिटल पत्रकारों को बुलाया, डिजिटल पत्रकारों से थोड़ा ज्यादा काम किया जाता है, ये मैंने एहसास हुआ। डिजिटल पत्रकारों को बोला गया, जो उस इलाके के थे उनको बुलाया गया कि आप जितने दिन चुनाव है 30 वीडियोज हमारे जाने चाहिए, 30, और हम दो रैलियों के, दो हमारे लिए ओपिनियन बना के दो, दो ये करके, दो वीडियोज ऐसे करके दो, दो ऐसे करके दो। तो डिमांड हालांकि डिजिटल जर्नलिस्ट से ज़्यादा थी, और डिजिटल जर्नलिस्टों को भी पैसे, मतलब वो 60 लाख में उन्होंने, मतलब अगर मैं सही मेरे को याद है तो तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए उन्होंने प्रिंट को दे दिए, प्रिंट वालों की ज़्यादा वो था, 10-10 लाख रुपए की ऐड गई, और तकरीबन मतलब 15-1 लाख उन्होंने टीवी वालों को दिए, और 20 लाख, हाँ 20 लाख मेरे को बिल्कुल सही याद है, 20 लाख रुपए उन्होंने डिजिटल पत्रकारों को दिए, और उन्होंने 5,000 से शुरू करके और 1 लाख 2 लाख रुपए तक दिए। ये किस स्तर का चुनाव था? ये एमएलए का चुनाव था। और उसमें वो जीते या हारे? हार गए। ओह, क्योंकि जो सामने वाला था, जो कैंडिडेट था, उसका बाद में पता चला कि उसने 2 करोड़ रुपए खर्चा है। उसका मीडिया पब्लिसिटी बजट 2 करोड़ का था। हाँ, डिजिटल पे और हाँ, उस पे डिजिटल पे। कैंपेन पे, और मतलब वो बहुत सारी चीजें होती है, पैसे बंटवाना भी होता है, मतलब खाली ये नहीं होता। जैसे ये भी तो एक हिसाब से लोगों को पैसे बंटवाने वाला काम था, उसने वो पैसे बंटवाने वाला थोड़ा और लार्जर स्तर पे किया। उसका मतलब उसका रीजन ये भी था कि जो सामने कैंडिडेट था, वो सामने कैंडिडेट बहुत रिच भी था, और उसको उसकी ठीक ठाक अडानी के साथ ठीक ठाक है। तो वो समझ में आ गया था कि हाँ, कि ये तो गलत। उसने अपने पूरे चुनाव में, मेरे को लगता है कि उस कैंडिडेट ने 20 करोड़ रुपए खर्च दिए होंगे। जो पैसा बांटा उसने, मतलब आप वो चुनाव देख के मेरा तो मतलब ऐसे चक्षु खुल गए। फिर मेरे जो आप जो बात बोल रही कि चुनाव एक इंडस्ट्री हो गया जिसमें लोग पैसा कमाते हैं, वो समझ में आ गया। मतलब आप हैरान रह जाएंगे कि उसमें पूरा बाजार है, उसमें गाड़ियों वाले से लेकर तांगों वालों से लेके, माइक सिस्टम वालों से लेके, मीडिया वालों से, केटरर से, मतलब वो गजब है।
पूरा उसमें बजट बनते हैं, जैसे सरकार चलती है ऐसे चुनाव की सरकार चलती है उसमें, और ऐसे ही बजट पास होते हैं, उसमें पैसे रखे जाते हैं कि इस काम के लिए इतना पैसा हमें खर्च करना है, इस काम के लिए इतना पैसा खर्च करना है। तो चुनाव इंडस्ट्री है। कुछ मैं तो ऐसा है कि जो करप्शन मनी आता है, जनता का खून चूस के लिया जाता है, फिर वो जनता पे इस तरह खर्च किया जाता है। बड़ी अजीब बात बोलूंगा मैं शिबा जी, पैसे को लेके, पैसे को लेके ना, मतलब पैसा जिस भी फॉर्म में है वो किसी न किसी की लूट का ही पैसा है। जैसे मान लो कि जो मोरल ज्ञान देते हैं एनजीओ वाले, जो एनजीओ मॉडल पे या किसी सीएसआर के फंड से पैसा पाके, अब मान लो कि आपको मान लो मैं हरियाणा से हूँ, मेरे को, जैसे हमारे हरियाणा में जिंदल वाले हैं, हिसार वाले, ये नवीन जिंदल और इनका ठीक बड़ा परिवार है। मान लो जिंदल वाले मेरे को सीएसआर फंड दे दें, मेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, XYZ मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो गांव सवेरा ये ऑर्गेनाइजेशन है, उसको फंड दे दें 20 लाख रुपए सीएसआर का, वो 20 लाख रुपए कस्सी चला के लेके आए हैं, बताओ। या फिर वो अपनी माँ के सावित्री जिंदल के चुनाव में वो मेरे को 20 लाख रुपए दे दें वैसे ही ब्लैक में, तो उस पैसे में अंतर क्या है? मतलब एक बात बताओ, बल्कि उसमें दिखावा ज्यादा है। सीएसआर वाले CSR में दिखावा क्या है, वो कह रहे हैं कि हमने हरियाणा में, क्योंकि मैं तो अपने आप को रूरल जर्नलिस्ट क्लेम करता हूँ, वो बोलेंगे हमने जो ग्रामीण गरीब है उसके ऊपर काम करवाने के लिए 20 लाख का फंड दिया है। उसमें तो आप समझ रहे, मोरल हाई और कितना कुछ पैसा जिस भी फॉर्म में है ना, पैसे मतलब पैसा अलग चीज है। मतलब आप ये मान के चलिए कि मैं उस स्पिरिचुअल पोजीशन को समझने की कोशिश करता हूँ जिसमें कुछ संत पहुंच जाते हैं या कुछ बड़े लोग पहुंच जाते हैं जो कभी पैसे को हाथ नहीं लगाते। तो मैं उस पोजीशन को समझने की कोशिश करता हूँ कि वो किस पोजीशन में है और वो क्या सच कितनी, जैसे मेरे एक मतलब मामा के लड़के थे, तो वो संत हो गए थे। हाँ, तो वो पैसे को हाथ नहीं लगाते थे। तो मान लो कि वो हमारे घर पे आ जाते थे, तो उनको मैं बस स्टैंड पे छोड़ने जाता था, कंडक्टर को किराया उनका देता था और वो बैठ जाते थे और वो चले जाते थे, नहीं तो वो पैदल ही जाते थे। अब वो करना इसलिए हमें करना पड़ता था कि पता चला कि वो 25 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं, तो वो इस वजह से कि हम ये बोलते थे कि 20 रुपए के किराए पे हमारे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, 20 रुपए हम दे रहे हैं, आप आराम से बैठ के जाओ। तो वो उस पैसा, जो आदमी, अब भारत में दिक्कत ये है कि पैसे को ट्रैक नहीं करते लोग। पत्रकार हैं अंशुमन तिवारी, जो कि इंडिया टुडे के संपादक भी रहे हैं और फिर मनी9 उन्होंने लॉन्च किया। तो मेरे को लगता है कि वो एक सीरियस पत्रकार हैं जो सच में ही अपनी जनता को पैसा समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, कैसे जाता है, क्या है पैसे। तो पैसे को ट्रैक करना, वो अपने इंडिविजुअल पैसे को भी, सरकार के पैसे को भी, कॉर्पोरेट्स के पैसे को भी, सब सारे पैसे जितना भी मतलब बेसिकली पूंजी है उसको ट्रैक करने की मेरे को लगता है कि ये विधा है नहीं। आप ट्राई करोगे तो आप और मतलब अब मैं उस स्थिति में हूं कि मेरे लिए ना भ्रष्टाचार जैसे शब्द के कोई मायने नहीं है, कोई मायने नहीं है। अगर मैं सच में ही, अगर कोई पत्रकार पैसे ले रहा है, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल ओपनली बोल रहा हूँ, उसकी कोई इज्जत मेरे नज़र में कम नहीं होगी, क्योंकि मैंने पैसे को ट्रैक करना सीख लिया। मैंने देख लिया कि पैसा कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, क्या है उसमें, मतलब ये तंत्र है बस। बेकार का आदर्शवाद नहीं घुसाना है। आदर्शवाद क्या मतलब उसमें, आप बताइए कि चाहे तो आप आखिरी में क्या है, आखिरी में यही है कि आपको चलाने के लिए अपना काम धंधा पैसे की जरूरत होती है। चाहे तो आप धन्नाडों की वाहवाही करके ले लो, ठीक है, उनके संस्था जो उन्होंने बना रखी है फाउंडेशन, उसे CSR फंड ले लो, या उनसे ब्लैक मनी ले लो, या उनसे एडवर्टीजमेंट कह के ले लो, लेना आपको धनी पड़ेगा। जो क्राउड फंड वाला मॉडल है वही एक ऐसा मॉडल दिखता है जिसमें कई बार लगता है कि हाँ उसमें कोई दम है। जो क्राउड फंड वाला मॉडल है उसमें कोई काम लगता है। लेकिन मैं जिस मॉडल को फॉलो करता हूँ, मैं पर्सनल, क्योंकि इतने मीडिया के मॉडलों को हमने डिस्कस कर दिया, मैं नीलाम मिश्र का पहला देहांत हुआ, उनके बाद उनके ऊपर ना पहला लेक्चर करवाया गया पी साईनाथ, उसमें बुलाए गए। पी साईनाथ ने कहा कि बार्गेनिंग करनी चाहिए हमें। बार्गेनिंग का मतलब होता है कि आप 50% काम ऐसा कर लो कि जो पैसा जिसमें आपको मिले, और 50% आप पब्लिक स्पिरिटेड काम कर लो।
तो उस समय मेरे को उनकी बात समझ में नहीं आई। लेकिन 2023 के बाद मैंने वो प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ट्रांसलेशन भी कर लेता हूँ और ऐसे काम कर लेता हूँ जिनसे पैसे आ जाते हैं, और 1-2 जगह पे बुलेटिन करना, कहीं पे कंसल्टेंसी देना, कंसल्टिंग एडिटर रहा 1-2 जगह, तो वहाँ से पैसे आ जाता है। बाकी जो मुझे गाँव सवेरा पे अपने किसानों में या जो गाँव देहात में जो अपनी ईगो सैटिस्फाई, खुद की भी एक ईगो सैटिस्फाई करने वाला मामला हो, वो भी करते रहते हैं। तो स्पेस बार मैं उस मॉडल पे काम करता हूँ जो पी साईनाथ ने उस समय सुझाया कि आप 50% काम वो भी कर लो जिससे आपका घर परिवार चल जाए, और 50% आप पब्लिक स्पिरिटेड काम भी कर लो। तो उस मॉडल पे काम करो। लेकिन ये मीडिया का जो पैसे का मामला है, ये कोई एकेडमिशियन आपको नहीं समझा सकता। जिन्होंने किताब लिख के दावा किया कि वो समझा दें, उनको कुछ नहीं पता है। ये जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना, और प्रैक्टिस भी आप उतने खुले दिल से करते हैं कि आप मेरे गोदी मीडिया में भी दोस्त हैं, सारे हर जगह दोस्त हैं। आप मतलब किसी आदमी को उसके काम की वजह से, आज मैं कभी भी आपको ईमानदारी से, पहले मेरे को बहुत ऐसे गुस्सा आता था। मैं गोदी मीडिया के जो लोग कॉर्पोरेट मीडिया में काम करते हैं, उन पत्रकारों से मैं दोस्ती नहीं करता था, और अब मुझे लगता है कि वो बड़ी भूल थी। इंसान को समझने के लिए आपको सबसे बातचीत करनी चाहिए, और किसी के काम को छोटा बड़ा करके नहीं देखना चाहिए कि वो तो बहुत मतलब ऐसे वाहियात काम कर रहा है और मैं महान काम कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़ा सा भी मैंने कहा कि जैसे आप ट्रैक करोगे पैसा कहाँ से आ रहा है, मेरे पास कहाँ से पैसा आ रहा है, मैं काम कर रहा हूँ, तुरंत आपके चक्षु खुल जाएंगे। मेरे चक्षु खुल रहे हैं, मेरी आंखें फटी रह जा रही हैं जो बात आप कह रहे हैं ना। अब एक बात, तो ये यूट्यूब और ट्विटर हमें पैसे दे रहा है हमारे कंटेंट से मोनेटाइज होके, क्या मतलब आप बताओ मेरे को, क्या ट्विटर से पैसे मान लो हमें मिल रहे हैं ट्वीट लिखने के, एलन मस्क कसी चला के पैसे कमा के हमें दे रहा है क्या? वो भी हमारी चीजों को बेच रहा है आगे हमारे ऑडियंस को, जो हम उसके ऐप के ऊपर लोगों को थमाए हुए हैं हमारे कंटेंट से, उस चीज को वो बेच रहा है। उसमें से 55% अपने पास रख ले रहा है, 45% हमें दे रहा है, इतना बड़ा कट मार के। ट्विटर पे भी पैसे मिलते हैं? हाँ, मिलते हैं मोनेटाइज होके। ओके। कुछ भी मैं कह रहा हूँ कि इतना कमर्शलाइज दौर है कि कुछ भी ऐसी चीज नहीं बची है जिसपे पैसा ना हो। आप सलाह लेना भी जब पैसे में हो रहा है, तो आप समझिए कि हम किस दौर में हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो CSR फंड आता है एनजीओज के पास, पहले वो कॉरपोरेट्स पैसा कमाते हैं, अकूत पैसा कमाते हैं, और उसके बाद उसका एक बहुत छोटा सा 2.5 बहुत छोटा सा हिस्सा अपनी इमेज सुधारने के लिए, अपनी इमेज सुधारने के लिए वो जनरली अपने अस्पताल, अपने स्कूलों में लगाते हैं, जैसे अब हो गया वो, है ना। और उसके अलावा साथ में मीडिया हाउसेस को भी देते हैं, और फिर यही मीडिया हाउस से हम ये उम्मीद करते हैं कि ये इस कॉरपोरेट के काले कारनामों को बताएगा। इसके जो सरकार के साथ साठगांठ करके जो इसने अपने लिए नीति निर्धारित करवाई है, पॉलिसी बनवाई है, वो उसको यही मीडिया हाउस उजागर करेगा। तो हमसे ज़्यादा बचपना और मासूमियत कहाँ होगी? ये बताइए, लोकतंत्र का तो यही मॉडल है सारी दुनिया में, और भारत जैसे तीसरी दुनिया के जो गरीब देश हैं उनमें तो सिर्फ और सिर्फ मीडिया, कॉरपोरेट और नेता, इन तीन की लूट। और भारत में तो अब सारे संस्थान भी शामिल हो गए, उसमें सुप्रीम कोर्ट से लेकर के ईडी से लेकर के जितनी भी एजेंसियां हैं, ऑडिटर की का जो काम है, वो सब कुछ इसमें शामिल हो गया है। आपको लगता है कुछ उम्मीद बची है आपको इस लोकतंत्र से? देखिए, मैं नेशन स्टेट्स को ऐसे फोल्ड नहीं करता। मैं थोड़ा नेशन स्टेट्स को, जितने भी नेशन स्टेट्स हैं, मैं नेशन स्टेट की बात नहीं कर रही मैं हूँ। कह रहा हूँ वो बिल्कुल लोकतंत्र, डिक्टेटरशिप भी है कहीं कहीं, हाँ, वो कहीं ओलिगार्की भी है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं भारत जैसे नेशन स्टेट की बात कर रही हूँ जो जहाँ अपने आप को लिबरल डेमोक्रेसी लिबरल डेमोक्रेसी कहता है। बिल्कुल मैं उसी पे आ रहा हूँ, और उसमें वो 4 खंबे गिनवाता है ना। आप जो अफसरशाही है उसकी तरफ थोड़ी नरम दिखी, और जो एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका है उसका नाम भूल गई आप, नेता, पत्रकार और ईडी का नाम मैंने इसीलिए लिया था। अच्छा, तो बेसिकली क्या है इसमें, अब जैसे एक मौत हुई है मुकेश चंद्राकर की, मैं उस पर आना ही चाह रही थी। हाँ, उसकी मौत से मैं इन चारों का खेल समझाने की कोशिश भी करूंगा। खैर, मेरे को लगता है कि पहले एक फेज था जिसमें ये लग रहा था कि जो एक तंत्र है पूरे देश का, उसमें कुछ लोग बचे हुए हैं जो उसमें शामिल नहीं हुए हैं उस लूट में। उसमें ऐसा लगता है कुछ नेता बचे हुए हैं, कुछ नेता खाम खा का मोरली स्टैंड ले लेते थे, ठीक है।
उसमें लगता था कि कोई पुराने गांधीवादी दिखते थे, कोई सामाजिक कार्यकर्ता दिखते थे, पत्रकार दिखते थे। अब वो फेज कंप्लीट हो गया। अब आपको कोई नेता ऐसा नहीं मिलेगा जो पैसे कमाने के लिए पॉलिटिक्स में नहीं है, कोई पत्रकार नहीं मिलेगा, कोई सामाजिक कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। यानी कि जितने 4 पिलर थे, 4 पिलर जो गिनवाए जाए, अफसरशाही का भी यही हो गया। अब आपको जब ये मानिए कि किसी क्लब में, शहर के किसी क्लब में जब पत्रकार, ब्यूरोक्रेट, नेता और कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट के कोई आदमी अगर इकट्ठे बैठ के डिनर कर रहे हैं और पैग मार रहे हैं, तो आप बस वो डिनर टेबल हो गया है उनका। अब वो अलग बात है कि किसके से कितना आ रहा है, कैसे हो रहा है, वो अलग मामला है, पर वो ये हो गया। देश डिनर टेबल है। हाँ, ये देश डिनर टेबल है और इसमें एक इसके प्राकृतिक संसाधन डिनर टेबल पे है। सब है, मतलब वो खाए जा रहे हैं बस, ठीक है। और उसमें जो लोग गरीब लोग हैं उनके हाथ में कुछ नहीं है, वो मेहनत, वो सरप्लस लेबर है बेसिकली, बस ठीक है, उनके सेवा के लिए है। इतना सिद्ध हो गया ये देश। इससे ज्यादा कोई अगर थियराइज करने की कोशिश करता तो मैं क्या बोलूं। मैं तो 2024 में मैंने कोशिश की कि मैं लोकतंत्र को ढूंढने निकलूं, तो लोकतंत्र को ढूंढने निकला तो अलग ही ज्ञान मिला, और फिर लगा कि कोई ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ मर चुकी है, जिसका जनाजा निकल चुका है, उस मरे हुए सांप को आप गले में डाल के घूमोगे, उसका कोई फायदा नहीं। लोकतंत्र मर चुका, आपने कहा। था भी नहीं, और मतलब हाँ, अब अब तो उस उसकी बात का लाश कोई सड़ रही है, उसमें से बदबू आ रही है, अब तो पहले, ये है। हाँ पहले थोड़ा ये था कि वो था, कपड़े थे सिर्फ लोकतंत्र के, अंदर बॉडी नहीं थे, तो कपड़े भी कोई उतार के भाग गया तो यही कुछ है। है नहीं, कुछ नहीं है अब। तो वो जो ड्रेस, जो एक दिखावा था, वो भी ले गए अगले। अरुंधति रॉय थोड़ा इसको कॉम्प्लेक्स तरीके से कह देती हैं, वो कह देती हैं कि कांग्रेस रात में करती थी, वो बीजेपी खुलेआम दिन में कर रही है। तो हो गया, अब तो खुलेआम दिन में ही हो रहा, जो कुछ हो रहा है सबको दिख रहा है। मैं मुकेश की बात पर भी चर्चा करना चाहती हूँ, लोकतंत्र पे भी चर्चा करना चाहती हूँ, कुछ मिक्स करके बात करते हैं। मनदीप, आप जैसे पत्रकार जो सड़क की जो अंदर घुस के जा करके बात निकाल करके लाते हैं, आप भी तिहाड़ गए। मुझे याद है कि आपने अपने शरीर पे नोट्स लिखे थे, और वो देख करके हम लोग बहुत परेशान हो गए थे, दहल गए थे कि एक नौजवान पत्रकार अपने शरीर पर नोट्स लिख रहा है, उसको क्या, उसकी मनस्थिति रही होगी, क्या उसने सोचा होगा कि क्यों मैं ऐसा लिखूं। तो वहाँ से बात शुरू होती है, और फिर हम ये देखते हैं कि मुकेश चंद्रकर की जिस तरह से हत्या की गई है, उसके साथियों ने कहा कि इस जगह को खोदो, पुलिस वालों पर प्रेशर डाला, और तब जाके पुलिस तैयार हुई, तब वहाँ खुदाई हुई। पुलिस ने नहीं अपनी तरफ से कोई कोशिश की, टाला भी एसपी टाला, साहब। एसपी साहब टालते रहे। हम्म, तो उसमें सरकार के लोग हैं, उसमें ठेकेदार है, उसमें आपका कार्यपालिका है, उसमें पुलिस वाले हैं, और उसमें अब जो पत्रकार हैं वो हैं। इन सब का घालमेल उस एक लाश के ऊपर नजर आ रहा है, उसके जिस तरह से उसको प्रताड़ित करके मारा गया है। और वो जो आपकी बात मैंने कही कि आपने अपने शरीर पर नोट्स लिखे तिहाड़ के अंदर, आप किस मनस्थिति से गुजरे थे? क्या आपको लगता है कि इतना वल्नरेबल है जनता की बात करने वाला पत्रकार कि वो अपने शरीर पर नोट्स लिखने को मजबूर है, या उसको कुछ नहीं पता कि उसका क्या होगा? उसी बात 2025 में बैठा हूँ, बहुत मतलब कहूँ तो, और ऐसी जगह पे बैठा हूँ, आपका घर भी ऐसी जगह है, पुरानी दिल्ली, और जो रब का घर है जामा मस्जिद, वो भी आपके बहुत करीब है। झूठ नहीं बोल रहा, पर मेरे को लग रहा है कि मैं आपको ये बात बोल दूं कि शायद अब मेरे को गिरफ्तार करे कोई, और अब वो स्थिति होती तो मैं कुछ नहीं करता, मैं अपने आप को बचाने का काम करता। वो दौर अलग था, चीजें दिख रही थी, थोड़ा आइडियलिज्म था, चीजें थी, तो लगा कि मतलब जेल क्या उखाड़ लेगी वाला मामला था। अब तो जो मुकेश की जो मौत है, वो थोड़ी अलग चीजें एक्सपोज कर रही है, और जब वो चीजें एक्सपोज कर रही है, तो वो जो हम जिस जगह पे पहुंच गए वो दिख रहा है। उसमें एसपी का, वहां के एसपी का, और जो ठेकेदार हैं, बढ़िया यार आनंद, और जो ठेकेदार है वहां का, उसका एसपी के साथ, वहां के नेता के साथ
बढ़िया है राणा। नेताओं के साथ भी टेंडर तभी मिल रहे हैं उसको। और मतलब और क्या बच गया मतलब इसमें कहें तो। और वहाँ के पत्रकारों का भी उसके साथ ठीक था। वो एडवर्टीजमेंट दैनिक भास्कर आपने देख ली होगी। मुकेश जैसा एक आध आदमी बच गया होगा। कोशिश तो उसको भी करी होगी मनाने की। ठीक है कि मुकेश जैसे आदमी का जो आइडियलिज्म है, उसकी जो रीड है वो वाकई बहुत सीधी थी। तो सीधी थी तो अब वो नहीं है हमारे बीच में। बस ये सच्चाई है सिस्टम। मतलब आपको बहुत डिस्टर्बिंग है। मैं ये सोचती हूँ कि उसने घर में मारा है अपने। और जो देखिए, लाश बनने के बाद नहीं, लाश बनने से पहले एक इंसान को दिल फट गया और उसके लिवर के 4 टुकड़े, उसके लंग्स खत्म, उसकी कोई सर पे कितनी चोटें। मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि वो जो चीखें होंगी, वो जो घाव होंगे, वो जो आघात हो रहे होंगे, वो एक इंसान के साथ ये कर रहा है। उसके कारिंदे होंगे वहाँ पे जिनसे वो करवा रहा होगा। ये एक आदमी का काम नहीं है। मैंने कहा कि जो पूरा तंत्र जो एक हो गया है, उसकी वजह से ये हुआ है। और वो जो भी पत्रकार उस तंत्र के उस एक्ट को कवर करने की कोशिश करेगा, लिखने की कोशिश करेगा, उसके साथ यही होगा। अब मैं कहूँ तो अब मेरे को नहीं लगता कि मैं कभी गिरफ्तार होऊंगा। हम्म। मेरे को पता चल गया, मैं पंगे ही नहीं लूंगा। तो पता नहीं था ना कि मैं कर क्या रहा हूँ, उसका अंजाम क्या होगा। मतलब अगर मुकेश एक बार बच जाते, इस हमले में बच जाते, तो मेरे को लगता है कि मुकेश भी कुछ चीजें सीख जाते। पूरे देश में छोटे-छोटे शहरों से लेके बड़े शहरों तक सैकड़ों प्रेस क्लब हैं और हमने देखा कि एक रस्मन प्रेस क्लब की मीटिंग हुई है। उसके अलावा जो बाकी के कितने के लोग थे, कितने के पत्रकार थे? 15-20 हजार पत्रकार हैं इसमें पूरे। अगर हम बात करें जो एनसीआर में, कितने थे? 50। 50 में 30 कौन थे? बुढ़े रिटायर हो चुके, जो हर एक मीटिंग में होते हैं। वैसे ही होते हैं वहाँ पर। हाँ, फिर क्या था मतलब आप मतलब बस ये आप कैसे इस और कितने कड़वेपन से कहें कि एक साथी मारा गया हमारा। और मतलब ये 15-20 हजार की इंडस्ट्री है। कॉर्पोरेट मीडिया उसकी रिपोर्टों को यूज़ करता था। तो क्या मतलब ऐसा नहीं है कि वो उसने जो ट्रैक काम से बाहर का था। मुकेश ने जो काम किया ना, उसकी आर्काइवल वैल्यू अगर मेरे को आज एसेस करनी हो, तो उसके काम की आर्काइवल वैल्यू आज के समय में 15 करोड़ रुपए है। मेरे को नहीं लगता कि उसने कभी 5 लाख रुपए भी कमाए होंगे उस कंटेंट से। उसके कंटेंट की आर्काइवल वैल्यू 15 करोड़ रुपए है। उसने उस जंगल को जैसे दिखाया है, वहां सेंट्रल इंडिया का जो जीवन है उसको जैसे रिपोर्ट किया है, जैसे जिया है। और सैकड़ों ऐसे पत्रकार जो नेशनल पत्रकार या इंटरनेशनल पत्रकार होने का दावा करते हैं, उन्होंने मुकेश की सहायता से वहां से जो रिपोर्टें की हैं, उस सारे मामले को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 15 करोड़ से कम का नहीं मिलेगा। और मुझे तो कंटेंट की वैल्यू तब पता चली जब मेरे कंटेंट को बहुत सारे दूसरे लोगों ने बेचा, और जब मुझे पता चला कि 1 मिनट की फुटेज के लोगों ने 13-13 लाख रुपए लिए हैं, तब मुझे पता चला कि हमारे जैसे जो पागलों की तरह कुछ भी रिकॉर्ड करके डाल देते हैं, उस कंटेंट की वैल्यू क्या है। मैं किसान आंदोलन का मेरा कितना कंटेंट बेचा गया मैं बता ही नहीं सकता। तो वो मुझे लगता है कि शायद मुकेश के पास एक मौका मिल जाता, एक मौका होता, बच जाता जैसे तैसे करके। तो जब आप लोग किसान आंदोलन के लिए मीडिया का काम कर रहे थे, तब भी बड़ा खतरा था। क्या था आपका तजुर्बा किसान आंदोलन में मीडिया कवरेज के तौर पे, आप जब वहाँ पहुँचे? पत्रकारों को आपको पता है शिवा जी, पत्रकारों की जान को खतरा कब, जैसे कई लोग बोलते हैं मेरे से सबसे भाई अच्छा सवाल पता है क्या पूछा जाता है? सब लोग पूछते हैं। वो बोलते हैं कि ये जितने बड़े पत्रकार हैं,
जो मोदी के खिलाफ इतना बोलते हैं, सरकार के खिलाफ इतना बोलते हैं, इनके तो कभी चैनल बंद नहीं होते, इनको तो कभी गिरफ्तार नहीं किया जाता है। ये टटपूंजियों को, छोटे मोटों को क्यों गिरफ्तार कर लिया जाता है? और तुम ऐसा क्या कर रहे थे जो तुम लोगों को, तुम्हारे चैनल उड़ा देते हैं, ये वो कर लेते हैं। तो कई बार होता है कि मैं इसका ऑब्जेक्टिव जवाब दे दूं अगलों को, फिर मेरे को लगता है कि जब इसने इतनी ऐसे पूछा ही है तो मैं भी उसको क्यों जवाब दूं। सही, अब मैं आपको ऑब्जेक्टिव जवाब दे रहा हूँ, उसका इसके अपने खतरे हैं इस जवाब। ये सबसे खतरनाक अगर ये जवाब है आपके चैनल, इस पॉडकास्ट के लिए, जवाब ये है कि जो पूरा तंत्र है जिसमें पुलिस, नेता, मीडिया और अफसरशाही, सारा प्रशासन, जितना भी तंत्र है, सारे तंत्र, वो सिर्फ उस पत्रकार से घबराते हैं जो पत्रकार उनके एक्ट को कवर करता है। एक्ट समझ रहे हो आप? मान लो पुलिस ने किसी आंदोलन के ऊपर क्रैकडाउन किया, ठीक है, उस वहां पर पुलिस कुछ गलत कर रही है, मान लो पुलिस उन आंदोलनकारियों के टेंट को जला रही है, और वहां पे पुलिस को सहज ये एहसास हो गया कि 2-3 कैमरा हैं जो हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारे एक्ट को, जो हम एक्शन कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो तुरंत उन कैमरों को तोड़ेंगे, उन पत्रकारों को पीटेंगे। मेरी बात समझ रहे हो आप? उनका क्राइम जिसने रिकॉर्ड किया, उनका एक्ट जिसने रिकॉर्ड किया। अब जैसे सरकार है, सरकार उस पत्रकार से घबराएगी, उस पत्रकार से नहीं घबराएगी जो उनको गालियां दे रहा है, उस पत्रकार से घबराएगी जिसका फुटवर्क उसके कैंपस में, उसके उसमें हो रहा है इर्द गिर्द, और वो पत्रकार कुछ उन जो कुछ कर रहे हैं, फाइलें मूव कर रहे हैं, उन फाइलों को भी पढ़ का भी एक्सेस पा ले रहा है, जो पत्रकार को उस चीज का समझ आ रहा है कि ये हो क्या रहा है, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जो कर क्या रहे हैं, ये उस एक्ट को जो समझ रहा है। मतलब मान लो कि मेवात में जो दंगा हुआ, उसमें गांव सवेरा का चैनल बंद करने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? हम तो कोई बड़े प्लेयर नहीं, कुछ नहीं, लेकिन सरकार को क्यों करना पड़ा बंद? आप सोचना कभी। बस वो, अच्छा, जब खुलवाने के लिए हम गए, हमने हाथ जोड़े कि साहब आप तो बड़े लोग हो, छोड़ दो थोड़ा, किसी से फोन भी करवाए, 4 नेताओं से फोन करवाए कि चैनल खोल दो, ये है वो है। तो उसमें उन्होंने जो बात बोली, आगे उन्होंने पॉइंट बना रखे थे, और वो पॉइंट उन्होंने मेरे को गिनवाए तो मेरी आंख खुल गई। मैं कहा चलो ठीक है जी, आगे से नहीं होता। क्या पॉइंट थे? पॉइंट यही कि वो कह रहे हैं कि पुलिस अपना काम कर रही है, ठीक है, आप पुलिस के सर पे कैमरा तान के, या पुलिस जहां पे गई है उसके बाद वहां दोबारा पहुंच के उस पुलिस के एक्शन को पुलिस या दहशत कह रहे हो, ये कहां तक ठीक है? आपको तो ये लिखना चाहिए ना कि पुलिस जो है वो वहां पर कानून व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश कर रही है। आप पुलिस या दहशत शब्द इस्तेमाल कर रहे हो कि पुलिस दहशत पसार रही है। मेरी बात समझ गए आप? एक्ट, सबको डर इस बात से लगता है, रंगे हाथ। हाँ बस एक्ट, जो एक्ट हो रहा होता है उसको, जो अब आपको क्या लगता है मुकेश की मौत क्यों हुई है? क्यों हुई है? उसने उस एक्ट को कैप्चर करा है, जो एक्ट हो रहा है, बस इतना सा। अब मैं चलाऊं कोई चैनल दिल्ली से जिसमें मैं कहूं कि मोदी की सरकार गिर जाएगी, मोदी को 4 गोलियां दे के सोऊं, मेरा चैनल खूब चलेगा, ना वो बंद करवाएंगे ना कर। हाँ, आइडियोलॉजिकल आप बड़ी बड़ी बातें करते रहिए। मोदी विरोध का अपना मार्केट है, सारा मुसलमान देख रहा है, उसी से लोगों ने घोड़ा गाड़ी बनाई है, घर बनाए हैं। सबसे टफ प्रोसेस होता है कॉम्प्लेक्सिटीज के, उलझनों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करना, उलझनों को सुलझाने की कोशिश करना। जब आप उन उलझनों में कूद जाते हैं, उन कॉम्प्लेक्सिटीज को रिकॉर्ड करने शुरू कर देते हैं, उसके ऊपर लिखना शुरू कर देते हैं, आप बहुत, मतलब बहुत अजीब स्थिति। मेरे को आपको बताऊं बात, मेरे को सबसे ज्यादा थ्रेट पता है, सबसे ज्यादा थ्रेट एक कल्चरल स्टोरी की वजह से आया। उस स्टोरी को अगर मैं आपको दिखा दूंगा तो आप बोलोगे कि इस पे कैसे आ सकता है। वो स्टोरी थी कैरावैन में, मैंने लिखा था कि कैसे आरएसएस ने आर्य समाज को कैप्चर किया। प्रोसेस बताया था आपने। उस पे मतलब
मैं मतलब कोई मेरी बात उस चीज को कौन सुनेगा? मेरे को कितने फोन आए यार, ये समाजियों के, आरएसएस वालों के, क्या गालियां दी गई। मतलब आरएसएस के बहुत बड़े आदमी ने ऐसे मिलने की कोशिश की। तो और कल्चरल, वो स्टोरी बिल्कुल कल्चरल स्टोरी है उसमें। मतलब मेरा, मैं लिख रहा था तो मेरे को लगा कि किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। अभी एक स्टोरी पे मैं काम कर रहा हूँ, तो नाम तो नहीं बताऊंगा स्टोरी का क्योंकि मेरे लिए दिक्कत आएगी, लेकिन मेरे को वो कल्चरल स्टोरी है। मेरे को पता है कि उसके बाद उसके जो अपने वो हैं, सबसे आसान काम है किसी एक नेता की साइड लेके, उससे पैसे लेके, उसकी साइड लेके दूसरे नेता को गाली देना, दूसरी पार्टी को गाली देना। ना ताउम्र उस पर कोई खतरा आएगा, ना ताउम्र चैनल बंद होएगा, ना ताउम्र गिरफ्तारी होएगी, ना आपको कोई मार के ऐसे सेप्टिक टैंक में बंद कर देगा। स्टार एंकर बने रहेंगे, पत्रकार बने रहेंगे। बस इतना सीधा मामला। इससे कड़वा तो क्या बोल सकता हूँ मैं अपने अपने आप को ही बैठ के आपके सामने क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। इससे ज्यादा तो और क्या कर सकते हैं हम? जो पता नहीं, यहाँ एक जगह भी होती है, शायद ये इंटरव्यू आप मेरा कर रहे होते इधर उधर तो और चार बातें चिपका के बोल देता शायद। आज माथे पे एकदम से रब्द माथा टकराया तो अलग वो कांपनी भी चढ़ी हुई है। कांपना मतलब मेरा शरीर भी कांप रहा है। और मतलब क्या क्या छुपाए हम? मतलब क्या झूठ बोलेंगे? समझदार आदमी तो समझता है यार कि क्या ये धंधा है, मीडिया क्या धंधा है, क्या पत्रकार कर रहे हैं, सब समझता, मतलब समझते हैं। आम आदमी कितना समझता है मीडिया को? आम आदमी नहीं समझता, ये सच्चाई बात है। उसको क्या उम्मीद रहती है मीडिया से? देखो, आनंद प्रधान ने ना एक लेख लिखा था। प्रोफेसर आनंद प्रधान है, वो हमारे उस्ताद भी रहे आईएमसी में। मित्र भी हैं जी। हाँ, तो उन्होंने एक लेख लिखा कि भाई मीडिया कैसे काम करता है, ये तब जब तक आम आदमी को नहीं दिखाया जाएगा ना, तब तक मीडिया के बारे में इस देश का नागरिक एजुकेट नहीं हो सकता। वो लेख है मेरे पास, वो मतलब वो पूरा मैंने उसकी पर्चे भी बांटे। मतलब मैं उनके ऐसे शागिर्दों में रहा, मैं ऐसे कर देता हूँ ऐसे कि कोई लेख पत्रकार कोई लिखता है या कोई अच्छा करता, तो उसके मैं 150 फोटो कॉपी करवा के बांट देता हूँ। तो वो मैंने बांटे, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में बांटे, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में बांटे। तो हालांकि बांटे ऐसी जगह पे, नौजवानों में बांटे, हॉस्टलों में, तो वो भी आप कह सकते हो कि आपको गांव में बांटने चाहिए थे, वो बांटना चाहिए था। मैंने एक प्रोजेक्ट भी तैयार किया था जिसमें मैंने ये सोचा था कि गांव गांव जाके प्रोजेक्टरों पे और अपना सामान लेके जाएं और ग्रीन पर्दा लेके ये लोगों को ये दिखाया जाए कि मीडिया में मतलब न्यूज कैसे बनती है, न्यूज बनने के प्रोसेस को समझाया जाए, ताकि आम आदमी मीडिया में जो कुछ चल रहा होता है उसके ऊपर सहज, इतना सहज ना हो कि उसको अंतिम सच मान के अपने जीवन में आत्मसात कर ले। अब जितने भी, अब आप एक बात आपको, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि उसने जो वो ट्रेन में जिसने 3-4 लोगों को मारा, मुस्लिमों को गोली चलाई, क्या कह रहा था वो? रेलवे सुरक्षा पुलिस का जो कर अधिकारी था। हाँ, जो वो जवान था, क्या कह हम्म। रहा था वो? यही तो कह रहा था, रोज देखता हूँ टीवी में, इन्होंने वो कर रखा है बिल्कुल। तो वो वाली बात है। आप मतलब बस इसलिए मुझे लगता है कि आम लोगों को, जैसे वो आनंद प्रधान का वो लेख था, वो समझ गए थे कि वो मेरे हिसाब से वो मेरे छपा हुआ है दिमाग में, और मेरे को उस पर बहुत यकीन है कि आम लोगों को ये बताया जाए कि ऐसे ये ग्रीन पर्दा होता है, इस ग्रीन पर्दे के आगे एंकर खड़े होते हैं, लाइटें पड़ती हैं और फिर कुछ भी बक देते हैं उसके पीछे। मतलब मान लो कि मैं एंकर हूं, मैं बता दूंगा कि अफगानिस्तान में मोदी का बड़ा हमला, ये वो बोल दिया मैंने, उसके बाद जो ग्रीन पर्दा है पीछे उसके ऊपर वो बम गोले गिरते दिखाए जा सकते हैं, वो फोटोएं लगाई होती हैं, कुछ भी बनाया जा सकता है, वीडियो एडिटिंग, इमेज एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, सब मतलब सारी चीजें गांव वालों के सामने, आम लोगों के सामने करके दिखाई जाए। आपको याद है 2012-13 में किस तरह से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के विरुद्ध जो पूरा कैंपेन था उसमें मॉफ्ड इमेजेस सोनिया गांधी की और
मनमोहन सिंह की और कांग्रेस के दूसरे बड़े नेताओं की चलाई जा रही थी। मुझे अजीब लगता है कि कांग्रेस ने कभी इसका नोटिस ही नहीं लिया कि उनके विरुद्ध इस तरह का इतना झूठा और विषैला पत्र वो हो रहा था, प्रचार हो रहा था। उनको लगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, मैं इसको थोड़ा-सा दूसरे तरीके से देखता हूँ कि वो जो वेस्टर्न मॉडल था ना, वेस्टर्न मॉडल कांग्रेस पार्टी का, मतलब बेसिकली कांग्रेस पार्टी की सारी पॉलिसी से लेके सारे एक्ट को अगर किसी को समझना हो, तो वो जो यूनाइटेड नेशंस जो प्रेस रिलीज जारी करता था, उसके अकॉर्डिंग जो एक्ट करने की कोशिश थी और अपने आप को लिबरल डेमोक्रेसी दिखाने की जो कोशिश थी, उसी में ही उन्होंने वो गड़बड़ होगी उनसे। मीडिया को कंट्रोल करने की ज़्यादा कोशिश नहीं किया गया, पर वो मतलब इस हिसाब से कि ज़्यादा बार मैसेज ना जाए, तो वो वहाँ पे गड़बड़ी होगी उनसे कि वो एसडीजीज जो गोल्स हो गए, और देखो हम जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी उसको कम, और उन्हीं में सस्टेनेबिलिटी मॉडल। हाँ, उसी में ही घूमते फिरते रह गए। ठीक है। बहुत सही आपने हाँ। व्याख्यायित किया है, इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन। यूनाइटेड नेशंस की जो आती हैं प्रेस रिलीज, हाँ। WHO की, ILO की और दूसरे चीजों अंगों की, हाँ, बस उन्हीं में ही अपने आप को दिखाने की कोशिश में ही मर गए वो लोग। ठीक है, उन्हें सोचा नहीं कि जो आम आदमी बैठा है, उसके दिमाग में कैसे कम्युनल इंजेक्शन लगाया जा रहा है। मनमोहन को मनमोहन सिंह बनाया जा रहा है, सोनिया गांधी को बारबाला बारबाला और पता नहीं क्या क्या बनाया मैंने जा रहा, अभी भी मुझे मतलब ध्यान बहुत है, डिस्टर्बिंग था। बहुत डिस्टर्बिंग था। एक मॉर्फ इमेज है जिसमें मनमोहन सिंह की गोद में सोनिया गांधी बैठी हुई है और इतना अश्लील है वो। मुझे हैरत हुई कि ये सब कुछ होने दिया। कांग्रेस पार्टी तब पावर में थी जब ये सब हो रहा था। अब पूरी दुनिया में हो रहा था। कांग्रेस पार्टी अब पावर में आएगी तो अब शायद उसको 4 चीजें समझ में आ चुकी होंगी, और वो दौर भी मैं कहता हूँ आवारा देखिए, फ्रीडम अब ऑफ कांग्रेस स्पीच। पार्टी बची नहीं है। आपको लगता है कि कमलनाथ और ये गहलोत के भरोसे जो चुनाव लड़े जा रहे हैं, आपको लगता है जो शानदार हार जिन्होंने दी है कांग्रेस को, जिन मुख्यमंत्रियों ने और ये स्पेंड फोर्सेस जो हैं, उनको लाते हैं दिल्ली में अब चुनाव लड़ाने के लिए? गहलोत आए हैं, गहलोत बयान दे रहे हैं। क्या हो गया कांग्रेस को? देखो, अब वही बात है, कोई मूवमेंट से पार्टी बनती है, मूवमेंट था एक। अब तो जिसको एक, मैं तो उस बात से सहमत हूँ जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं सरोज गिरी, उन्होंने एक बात लिखी थी कि नई एनर्जी की जगह नहीं है। तो उसमें मैं उस बात से सहमत हूँ। जैसे जिग्नेश मेवाणी आए कांग्रेस में, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस जिग्नेश मेवाणी का इस्तेमाल कर पा रही है? क्या आपको लगता है कि कन्हैया का इस्तेमाल कर पा रही है? क्या आपको लगता है कि जैसे ये लड़का पहलवान बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट आए, या फिर उससे पहले भी जो नई ऊर्जा जो आंदोलनों से पैदा हुई, पटेल आए थे जो, हाँ, क्या उनको कांग्रेस गुजरात से। इस्तेमाल कर पाई या कर पा रही है? मैं तो कहूँगा ना। ठीक है, उसमें वही है उनके पास जो उनके ट्रेडिशनल वो दादा कमलनाथ, प्रदा। दिग्विजय सिंह और गहलोत जैसों से ही नहीं पिंड छुड़ा पा रहे हैं। बस ठीक है, कांग्रेस सितारों का खेल है, बस ये लगा लो आप। पॉलिटिक्स पूरा लेकिन एक चीज ज्योतिषवाद है। और है, बड़ा हास्यास्पद है, लेकिन 3 बंदों को छोड़ दें, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, इनको छोड़ के यकीन ही नहीं होता है कि बाकी सब जो है कांग्रेस में वो कोई कारण होगा तो बीजेपी ज्वाइन नहीं कर लेंगे। मतलब कोई किसी इन 3 के अलावा किसी की गारंटी है कि ये चले नहीं जाएंगे कहीं और? देखो, ये भी एक मेरे को प्रॉब्लमेटिक लगता है कि जो टॉप लीडरशिप है वो सेक्रेड है, हैं, बाकी नीचे के ऑप्शन नहीं है ना उनके पास। अरे ठीक है, बस आपकी कैन यू इमेजिन सोनिया गांधी यहाँ और दिल्ली के प्रियंका और राहुल? मैं क्या कह रहा हूँ, दिल्ली के लिबरल्स की यही दिक्कत है कि उनको जो सबसे ऊपर होते हैं वो सेक्रेड लगते हैं। लो जी, हमें भी पड़ गई हाँ, गाली। क्यों नहीं है? तो मैंने अपने आप को बैठ के गाली दी है आधा घंटा 1 घंटा, तो आपको भी दे दूंगा मैं। क्या दिक्कत है? तो मतलब सेक्रेडनेस, सेक्रेड क्या आदमी, क्या सेक्रेड? नहीं, बात सेक्रेट की तो है ही नहीं। मैं नहीं कह रही सेक्रेट है। आपको एक ईमानदारी से बात बोल लूं, आपको लगता है राहुल गांधी किसी दिन जिस दिन कोई भी बीजेपी में ज्वाइन कर लेंगे? अब आप बताइए ना, बताइए, मेरे साथ डायरेक्ट हमारी सवाल है। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा डायरेक्ट आपको ये कहना है, मेरी गैर ईमान, मैं पता हूँ करप्ट हूँ। अब मैं अपना करप्शन बता रहा हूँ। मैं यहाँ करप्ट हूँ कि मेरे को कांग्रेस के
कांग्रेस को मैं बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ, हम्म, लेकिन मैं ये करप्ट हूँ कि मैं एक सीरियस रिपोर्ट आज नहीं लिख रहा हूँ। अगर आज आप मेरे को कहें कि मनदीप तुम्हें ईमानदारी से क्या करना चाहिए, तो ईमानदारी से तो मैंने वही करना चाहिए ना कि जो पिछले जितना भी मेरा पत्रकारिता का कैरियर है उसमें जितनी चीजें मैंने देखी हैं उनको मैं ईमानदारी से रिपोर्ट आज करूं, लिखूं। मतलब बस आप समझ जाओ, इसमें सारे जवाब हैं। ठीक है, सब आप असल में पत, ये बड़ा मामला है कि देखिए मैंने आज तक कांग्रेस को वोट नहीं दिया है, अब मैं आप कांग्रेस वोटर नहीं हूँ। मेरा सिर्फ मैं ये समझती हूँ, जब कांग्रेस की तरफ मैं देखती हूँ तो मुझे ये लगता है उम्मीद कि ये पार्टी खत्म हो चुकी है क्या अंदर से, और इन 3 चमकदार चेहरों के अलावा इस ग्लैमर के पीछे का कुछ भी नहीं बचा है पार्टी में। मुझे ये महसूस होता है, इसलिए मैंने वो बात आपसे कही। पता है, पत्रकार तो नालायक है ही, हम तो नालायक हैं ही, और बस उस नालायकी की वजह से ही, नहीं तो उस नालायकी की वजह से उनके भी चक्षु नहीं खुल रहे हैं। आप अगर आप मेरी एडिटर होती अब ईमानदारी का, और मैं आपका रिपोर्टर होता, ठीक है, और हम दोनों ही ईमानदार होते, तो मैं आपके पास अभी स्टोरी पिच करता कि मेरे को कांग्रेस के ऊपर रिपोर्टाज लिखना है। आप मेरे से पूछती कि किस चीज के ऊपर लिखेंगे, मैं आपको कहता कि मैं लिखूंगा कि जो फैसले कांग्रेस ने लिए हैं, जो एक्ट किए हैं उनके ऊपर उनकी ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग मैं करूंगा। फिर मैं ये भी बताता कि जो जो अधिवेशन हुए उनमें जो जो फैसले लिए गए उनको कितना लागू किया गया, कितना नहीं किया गया, क्या क्या चीजें करी, क्या क्या चीजें नहीं करी, उसमें सारे जवाब आ जाते हैं। आपके, मेरे, जनता के, सबके जवाब आ जाते हैं, और कांग्रेस को अपनी नालायकियां भी दिख जाती, लेकिन ना वो मैं कर पा रहा हूं। ठीक है, सही है। बस, और ना उसको आप भी पढ़ना पसंद करेंगे उस चीज को। चल रहा है बस एक वेगनेस में। ऑब्जेक्टिव रियलिटी बहुत कड़वी होती है, और एक्ट, जैसे सरकार के एक्ट को पकड़ते हैं ना, जो मैं कह रहा हूं कि जो एक्ट को पकड़ता है वो सबसे सबसे बड़ा खतरा वो है कि जो किसी के एक्ट को समझता है। अभी मेरे को आप समझने लग जाएंगी, मेरे लिए आप खतरा तब होंगी जब आप समझने लग जाएंगी कि मनदीप पैसे कैसे कमाता है, मनदीप अंदर से कैसा है, बाहर बातें क्या बोलता है, कितना झूठा है कितना सच्चा है। मेरे लिए आप बहुत बड़ा खतरा हो जाएंगी। बस इसलिए बेवकूफ बने रहना ज्यादा समझदारी का काम है। मनदीप एक बात बताइए, आप आते हैं हरियाणा और पंजाब के बैकग्राउंड से और आपने बहुत काम किया है। मुझे कुछ सुगबुगाहटें हरियाणा की और पंजाब की महसूस होती हैं, मैं अभी उसको नाम नहीं दे सकती, लेकिन कभी कहीं कुछ झलक जाता है, कभी कहीं कुछ झलक जाता है। वहाँ के समाजों में क्या चल रहा है, वो भारत के जो राजनीति की वजह से जो उनके अंदर एक डिसल्यूशनमेंट है, एक ये भाव आया है कि ये हमारे लिए नहीं है ये व्यवस्था, ये मुझे इसकी झलक देखने को मिलती है। आपने महसूस किया है ये? देखो, गैर हिंदी भाषी जो राज्य हैं हम्म, उन सब में ये कुतल पुतल है। ठीक है, बस वहाँ की जो लीडर क्लास है, जो नेताओं वाली जो श्रेणी है, या फिर कह लिए कि वो चारों तंत्र वाला जो सिस्टम है, वही उसको एक्सपोज नहीं होने दे रहा। वहाँ के लोगों में बड़ी बेचैनियाँ, अलग किस्म की बेचैनी है। कई गैर हिंदी भाषी राज्य तो ऐसे भी हैं जहाँ पे नेशनलिटी के क्वेश्चंस भी हैं। हैं? बिल्कुल। कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे फेडरलिज्म को लेकर खासी चिंताएं हैं, जो ये मान रहे हैं कि सेंट्रलाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ सबसे स्ट्रोंग आवाजें भी आपको गैर हिंदी भाषी राज्यों से आएंगी। और वहाँ पे जो क्राइसिस हैं, कल्चरल क्राइसिस हो या फिर कोई अलग किस्म से उनको हिंदी, हिंदुस्तान का जो पूरा फॉर्मूला है उसमें अगर उनको समाहित करने की कोशिश कर रहा हो, उससे वो अपना बचाव करने की कोशिश कर रहे हो, तो सब आपको दिखेगा। उसमें पंजाब में लोगों को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि अमृतपाल सिंह सबसे ज्यादा मार्जिन से कैसे जीत गया एमपी चुनाव। और ठीक है कि एक इंडियन सोवरेनिटी चढ़ के आती है जिस हिसाब से उसके बारे में बात की जाती है, और किसी को समझ में नहीं आ रहा कि कश्मीर में जो इंजीनियर राशिद है वो कैसे चुनाव जीत गया।
उनको लगता है ये तो आतंकवादी है और जनता जो है आतंकवादियों को जिता रही है। अमृतपाल सिंह के लिए भी, हालाँकि मैंने उसके जितने भी उनके इंटरव्यूज़ देखे हैं, मुझे हुँ। बड़ी सेंसिबल बातें लगी और अपने लोगों के बारे में चिंता। बस ऐसे ही है कि दिल्ली का चश्मा है जो इंडियन शोविनिज़्म के चश्मे से ही देखता है, और एक वोकैब्युलरी अब एक एक इसमें और अच्छी बात बताता हूँ आपको कि दिल्ली के पत्रकारों के चैनल बंद क्यों नहीं होते और उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? हरदीप सिंह निज्जर का मामला था और उसमें इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की चल रही थी। सो कॉल्ड टॉप क्लास पत्रकार जिनको बड़े-बड़े अवार्ड मिले हैं, वो उसको आतंकी कह रहे थे। आतंकी लिख रहे थे, आतंकी हरदीप सिंह निज्जर, और उसकी हत्या को जस्टिफाई कर रहे थे। आतंकी लिख देते हैं तो हत्या जस्टिफाई होने लगती है। आम जनता ये सोचती है वो तो आतंकी था, किसी न किसी अब ने आप तो मारना ही था अब आप उसको। अब आप सोचो अब आप सोचो, इसलिए उनके चैनल कभी बंद नहीं होंगे। उनको सच में ही पता है कि किस पॉइंट पे जाके हमें, साथ खड़े होना है। कहाँ जाके हमें एकदम से मोक मार देनी है। इंडियन एक्सप्रेस से लेके और ट्रिब्यून से लेके और द हिंदू से लेके, मतलब कौन-सा ऐसा अखबार बताओ, कौन-सा ऐसा पत्रकार बताओ, पत्रकारों के भी मैं नाम नहीं लेना चाह रहा डिजिटल मीडिया के, क्योंकि वो हम आपस में एक-दूसरे की सपोर्ट तो हैं ही। जब मेरी गिरफ्तारी हुई तो वही लोग बेचारे आवाज़ उठा रहे थे, जैसे भी हैं। अमृतपाल के साथ आपकी बातचीत है? जब अब आपने इंटरव्यू किया मैंने। आपने इंटरव्यू किया है, हुँ, आपको कैसा लगा था उनसे बात करके? कभी मतलब बहुत कोई, सी बातें हम आगे-पीछे भी करते हैं, इंटरव्यू के पहले बाद में भी देखो करते हैं। मैं पॉलिटिकल क्लास को, चाहे कोई भी हो, चाहे आंदोलनकारी हो, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, बहुत ऑब्जेक्टिवली ही देखता हूँ। मैं सच में ही अब उस स्थिति में हूँ कि मैं रिश्ते बनाने तक नहीं जाता। बात रिश्ते नहीं, अचानक अमृतपाल सिंह का फिगर सामने आया था हम लोगों के। हम नहीं, सोचते रह गए ये कौन है? अच्छा आप लोगों के सामने आप देखो ग्राउंड पे तो बहुत कुछ चल रहा होता है। ग्राउंड ने तो, हाँ, ये बताइए। हाँ, अब मतलब दिल्ली में अब आप पूछने लग जाओगे पत्रकारों से, जैसे पंजाब में अभी 10 ऐसे फिनोमेना चल रहे होंगे, ऐसे नौजवान होंगे जिनको आप लोग नहीं जानते, लेकिन पंजाब तो पूरा जानता है, पंजाब के लोग तो जानते हैं, हुँ, उनकी एक्टिविटीज़ चल रही। वो फिर आपको तभी पता चलता है जब कोई दिल्ली में कोई कांड हो जाता है, ज़्यादा बड़ा कांड हो जाता है जिससे आँखें, आई बॉल आपकी उधर जाती हैं बस, और तो कुछ नहीं। मतलब अमृतपाल सिंह का जो पूरा किरदार है वो तो 2022 से ही चीज़ें शुरू हो गई थी। आप लोगों को जानकारी उनके उनके बारे में 2023 में हुँ, मार्च 2023 में पता चली। बस इतना ही फ़र्क है। ओके। हाँ, हालाँकि वो काफ़ी लंबे समय से सक्रिय रहा है सोशल मीडिया पे और वैसे भी, और उसके बाद 2022 में तो वो ग्राउंड पे ही सक्रिय हो गया था। उसने जो गाँव-गाँव शुरू की थी बईर अपनी खालसा वीर, तो उसमें तो लाखों की भीड़ हो रही थी लोगों की। वो फिनोमेना समझने में दिल्ली को थोड़ा लेट दिल्ली लतीफ़ के प्रिविलेज क्लास का ये लेट मायोपिया समझ में आता है। मायोपिया होता है ना। हुँ, दृष्टि दूर तक जाती नहीं है दिल्ली वालों की, हुँ, हुँ। ये हुआ है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी सुना है जो सियासत की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा के जाट हैं और वो कह रहे हैं हमें सिख धर्म में जाना है। कोई कुछ है ऐसा जो चल रहा है जिसका मैंने आपको इशारा किया। हरियाणा में ऐसा कोई भी विचार पैदा हो रहा है? देखो मतलब मेरी माता का संस्कार हमने सिख विधियों से किया, तो मेरे से भी पूछा गया, तो उस समय भी बोला गया, तो मैं तो चलो अपना, वो मेरा पर्सनल पार्ट है इसलिए मैं उसको एक्सपोज़ नहीं करता और एक पत्रकार को दिखाना भी नहीं चाहिए, और वो मेरे से सवाल होता ही है वो अक्सर। लेकिन मतलब बहुत सारे जो नौजवान जाट हैं वो सिख बने हैं और उनका झुकाव है उधर, और उनको लगता है कि हमारा नेचुरल धर्म है, वो सिख धर्म ही है, और ये प्रोसेस हमारा आर्य समाज के आने से रुक गया था। 1875 में दयानंद सरस्वती हरियाणा में आए, उसको वो थोड़ा और गाली-गलौच के स्टाइल में बोलते हैं कि गुजरात का आदमी मूल शंकर तिवारी हरियाणा में आके दयानंद बना, और दयानंद बनने के बाद उसने हमारे गाँव में गुरुद्वारे बनवाने बंद कर दिए। नहीं तो लखन माजरा तक और ऐसे गुरुद्वारे बन गए थे। हमारा नेचुरल धर्म बेसिकली सिख धर्म है, और अगर आर्य समाज ना आता तो हम सारे दिल्ली तक जितने भी जाट हैं वो सब सिख होने थे। तो वो एक तो एहसास है इतिहास का। आर्य समाज मूवमेंट को वो एक ब्रेक की तरह देखते हैं कि ब्रेक की तरह देखते हैं, और वो आर्य समाज मूवमेंट को भी, आरएसएस को भी, और जो हिंदू संगठन हैं उनको भी, और जो इतना एग्रेसिव हिंदुत्व का स्प्रेड हुआ इस इलाके में उसको भी। तो यही देखते हैं कि हमारा ब्रेक है, हमारे जो भाई हैं ज़्यादातर भाई वो पंजाब के,
क्योंकि पंजाब में भी आप देखो तो सिख जाटों की ठीक ठाक पॉपुलेशन है, तो वो फिर उनको लगता है कि यार हमारे आधे भाई तो सिख बन गए। हालांकि एक एक अ, अजीब मैं आपको बात बोल रहा हूँ कि जो मुसलमान जाट है वो पाकिस्तान में चले गए। अच्छा, सिख जाट है वो पंजाब में रह गए, हिंदू जाट है वो क्या बोलते हैं हरियाणा में रह गए, पंजाब इसमें राजस्थान में रह गए। एक धरती ऐसी भी थी इस पूरे गंगा और सिंध के दोआब के बीच में, जहां पे ये तीनों सिख जाट, मुसलमान जाट, हिंदू जाट एक साथ रह रहे थे, लेकिन उनमें भी लड़ाई करवा दी आरएसएस ने। वो थी वेस्ट उत्तर प्रदेश की धरती। वहां पे आपको मुसलमान जाट भी मिल जाते थे, हिंदू जाट भी मिल जाते थे और सिख जाट भी मिल जाते थे। लेकिन 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, उसमें आपको पता ही है जो दरार पड़ी है। और जब पूरा खालिस्तान का नैरेटिव चलाया जाता है और वो ऐसे एक हिसाब से सिखों को जो टारगेट करने का जो बात है, सिख फोबिया भी एक चीज आ गई आजकल। तो उसमें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं एक अकेली ऐसी धरती थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश बच गई थी। नहीं तो पहले तो वैसे तो दिल्ली से लेके और आप पेशोर तक चले जाओ तो वहां पे तो जब तक पार्टीशन नहीं हुआ था तो आपको सिख जाट, हिंदू जाट, मुसलमान जाट सब एक साथ रड़गड़ एक ही गांव में तीनों मिल जाते थे। फिर चलो सत्ता का काम होता है फाड़ना, तो उन्होंने फाड़ना मतलब तो उन्होंने पहले मुसलमान जाटों को अलग किया, फिर सिख और हिंदू जाटों को अलग किया। एक छोटा सा पोर्शन बच गया था, अब उस 21वीं सदी में हुकूमत ने उनको भी अलग कर दिया। तो आपकी बात से मुझे लग रहा है कि जाट अपने आप में एक कल्चरल और एक ट्राइबल आइडेंटिटी के तौर ट्राइबल पे आइडेंटिटी उनमें ट्राइबल चीजें कंटिन्यू होगी ना। एक रोड़ा ये भी है कि ठीक है कि एक बार पेस्टोरल कम्युनिटीज हैं हिस्टोरिकली, पेस्टोरल से वो फिर सेटलमेंट, लैंड, जमीन और खेती और सारा, और उसके बाद उनकी जिंदगियों में धर्म का भी दखल। जब आदमी सेटल होता है तो उसकी कुछ मोरालिटीज, हालांकि वो ज्यादातर तो ट्राइबल और रूरल मोरालिटीज हैं जिनके इर्द गिर्द मैंने वो कहते जिंदगी। सुना वो अपने आप को सेंट्रल एशियन मानते हैं, वो सेंट्रल एशिया, हाँ, वो उधर से जोड़ते हैं, अब मतलब उनका अफगानिस्तान तक जाता है मामला, अफगानिस्तान तक कहाँ कह रहे हो आप, ईरान तक जाता है। किर्गिस्तान दागिस्तान तक जाता है। हाँ। जैसे मैं तो अब ये अपने हरियाणा के, पंजाब के रेसलर किर्गिस्तान दागिस्तान रेसलिंग करने जाते हैं। मैंने ईरान में जाट सिख देखे, बहुत सारे रहते हैं वहां पर ईरान में भी, और वो हमेशा से वहीं रहते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ से माइग्रेट करके गए हैं। अब मैं उसका रेसलिंग का बता रहा हूँ आपको। जो हमारे हरियाणा के और पंजाब के रेसलर, जैसे बजरंगी है, बजरंग किर्गिस्तान दागिस्तान दागिस्तान गया रेसलिंग करने, वो उनके साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। आप इतना नखुन जितना अंतर नहीं बता सकते। और वो जिस सारे वो मुसलमान है वहां पे, और बजरंग तो उस टाइम पे मेरे को लगता है कि थोड़ा बीजेपी के टच में भी था और वो था पूरा। फिर भी उसकी जो इज्जत होती थी वहां पे, उसको जो कभी टैक्सी वाले पैसे नहीं लेते थे बजरंग से, कभी ओलंपिक मेडलिस्ट और मतलब हिंदू था तो उसके लिए खाने बनाने से लेके उसको फ्री में रखते थे और प्रैक्टिस करवाते थे। आप और वो जब बजरंग कुछ बोलता था, वो बोलते हमी तुम मतलब क्या है लेना देना, सिलसिला एक ही है सारा, वो बोल देते थे वो इनडायरेक्टली। एक ही सिलसिला है। हाँ हाँ, तो वो वहां तक है मामला। हाँ, तो जाट ये वहां तक बेसिकली तो देखो, अगर हम बहुत पुरानी बातों में ना भी पढ़े, अगर हम आज भी बात करें तो आज भी ये है कि गंगा से लेकर सिंध तक के दोआब के बीच में सबसे बड़े एग्रेरियन कम्युनिटी जाट कम्युनिटी है। इस पे हम बात अगर एंड भी करते हैं तो और वो सारा फिर गंगा से लेके सिंध का जितना भी दोआब है उसमें वो फिर अपने आप को मतलब फर्टाइल जमीनों पे देखो, उनकी डोमिनेंस भी दिखती है आपको पॉलिटिक्स में। हालांकि अब तो उनको आइसोलेट किया जा रहा है हर जगह ही, और उपजाऊ जमीनों नहीं, के मैंने बहुत नैरेटिव देखा है जिसमें कहा गया है कि जाट जो हैं वो हिंदू धर्म के दगाबाज हैं, धोखेबाज हैं, और इन्होंने हमारे धर्म से धोखा किया है। ये सोशल मीडिया पे बहुत कॉमन नैरेटिव है। जब आपका गुड़गांव में जब दंगा हुआ है ना, उस समय से शुरू हुआ था, और ये पूरा पंजाब तक के लिए कहा जा रहा है सोशल मीडिया पे। अब एक बात बताओ, मैं समझ गया आपकी बात, बिल्कुल मैं पकड़ गया आपकी बात, वो नैरेटिव मेरे को याद है, ठीक है। एक बात बताओ, मेव है सारी कम्युनिटी, मेव कम्युनिटी एग्रेरियन कम्युनिटी है, ठीक है, जो और मेवात में है। मेवात में वहां पे ये दंगा करने चले गए। वो मेव कम्युनिटी हमारे साथ लड़ती रही है, चाहे फसल की लड़ाई हो, चाहे और कोई भी लड़ाई रही हो, उसमें
हमेशा जाटों के साथ लड़ती रही है। तो एक बात था, उसके ऊपर कोई विपदा आएगी, उसको कोई साजिश बना के उसके बच्चों को आग में झोंकना चाहेगा, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनेगा कि मतलब इस इलाके के जाटों का फर्ज नहीं बनेगा भाई बोल रहे हैं कि यार गलत हो रहा है भाई। पंचायत का मतलब क्या होता है? हम्म, जो इतनी उधर पाल होती हैं और खापे होती हैं, मेवात में भी आपको मैं बता दूं, पंचायत का मतलब ये सच बात के ऊपर राखी करनी, राखी करना हो गया, मतलब उसकी सच्चाई की के इर्द गिर्द पहरा देना, वही हो गया भाई। सच्चाई बात बोलेंगे। बच्चों में परमात्मा वास करता, हम तो यही मानते हैं ना। हाँ, तो फिर वो एक बात तो भाई सच्चाई बात तो बोली जाएगी कि ये एक मैन्युफैक्चर्ड दंगा है, जिसमें मेवात को दंगे में झोंक के और फरीदाबाद, गुड़गांव, रेवाड़ी और एनसीआर की वोटें, हिंदू वोटें हासिल करना चाहती है बीजेपी। इतना सीधा तो बोल लेंगे। पंचायत बताओ क्या दिक्कत है? और नहीं था क्या वो बताओ? उसमें तमाम मोनू मानेसर से लेकर बिट्टू बजरंगी, उनका बैकग्राउंड चेक कर लो आप। ना हो तो फिर बताओ। अगर हम कोई गलत बात बोल रहे हैं, हमारे फैक्ट गलत हैं, पकड़ो हमें, और तो क्या बताएं। इससे इससे सीधी बात क्या बोले। तो एक जबकि मेयो कम्युनिटी का लोगों को इतिहास पता होना चाहिए। बाबर ने साथ मांगा, तब नहीं दिया बाबर का। वो तो मुसलमानों से ही लड़ते रहे हैं अपने भारत को थे, बचाने के लिए। और पूरी बहुत रिच वो है। हिस्ट्री है। हाँ, बहुत। हाँ। मतलब मेरे को तो सबसे ज्यादा इज्जत मेवात में ही मिलती है। और वो ऐसे पूरा हंस के कहते हैं कि तू तो अपना भाई है और बढ़िया। बल्कि बहुत बार क्या बोलते हैं कि परेशान होता तो मैं उधर ही चला जाता हूँ। अरावली की सुंदर पहाड़ियां हैं, बढ़िया फोक सुनते हैं उनसे, और बढ़िया खाते पीते हैं, रह पड़ते हैं। बहुत अच्छी कम्युनिटी है। दिल्ली में उनको अपराधी कम्युनिटी कहा जाता है। हाँ, कहते होंगे। तो मिर्जा गालिब ने कहा। मेवात नूह के लोगों को कहा जाता है ये सब अपराधी हैं। मैं एक मजेदार बात कहता हूँ आपको। आपने आज तक मिर्जा गालिब का क्रिटिसिज्म नहीं सुना होगा ना, आज मेरे मुंह से सुन लो। 1857 में हुआ जो संग्राम हुआ, उसमें मिर्जा गालिब ने क्या कहा कि मेवातियों ने कहर किया है, कहर, और कुफर और पता नहीं कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया और उनको गालियां दी। मिर्जा गालिब ने दी। कहता है भाई तू शहराती शायर है और तेरी बढ़िया पेंशन बंदी हुई है, तू पेंशन के लिए तने कहाँ कहाँ धक्के खाए, तो जिनसे तेरे को पेंशन मिल रही है कहता रहेगा तू। और उनका कहा वो अपनी धरती के लिए लड़ रहे हैं। मतलब मेरे को तो देखो ये फर्क होता है कोर्ट के शायर का और एक आम शायर का। मेरे को लाहौर में जब दुल्ला भट्टी को फांसी दी जा रही थी, तो उस वहां पर शाह हुसैन थे, उनकी एक बात ध्यान आ जाती है। वो बोलते हैं कि जो पंजाब का असली पुत होगा ना, वो मिट्टी का सौदा नहीं करूगा। तो वो मेव जो लैंड है, मेवात जो लैंड है, उसके असली पुत जो मेव थे, जो लड़के असली उसके बेटे थे, उन्होंने नहीं करा अपनी मिट्टी का सौदा। आप पेंशन पाते रहो यार, करे कमाल है। मतलब जो वो है ना कि अपनी मिट्टी का सौदा नहीं करना, वो एक अलग जज्बा है, लड़ने का अलग स्पिरिट देता है। और ठीक है कि कौम ने जंगलों में जीवन काटा भाई, उजाड़ दिए। हुकूमत की सेनाएं बहुत ज्यादा होती थी। उन्होंने इधर आप देखो, जिन्होंने पंजाब की रक्षा करने की कोशिश की, वो कौम भी आप लगाइए पूरे 100 साल जंगलों में रही है। सिख कौम 100 साल जंगलों में रही है। आप वो दौर याद करें, बुड्ढा दल, तरुणा दल। और इधर मेव रहे हैं जंगलों में, अरावली के इनमें दबे रहे हैं। क्या दिक्कत है? ठीक है भाई। धरती हालांकि पुत्र। हाँ, आप अपनी धरती के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। औखा सोखा जो भी है, पर अपनी जगह पे तो काबिज है। अपने एक लगाओ तो अपनी चीज के लिए लड़ तो रहे हैं। पता है किस चीज के लिए लड़ रहे हैं। नहीं करा सौदा तो नहीं करा सौदा। अंग्रेजों से पेंशन पे याद आया, मिर्जा गालिब की पेंशन और एक और पेंशन है, ऑस्कर में गई हुई है एक फिल्म, वीर सावरकर, और वो हमारे यहाँ से बाकायदा ऑफिशियल एंट्री है। चलो देते रहे वीर सावरकर। उस रोल भी देखो जाट तक करवाया है रणदीप हुड्डा से। मैं उधर ही आ रही थी। हाँ, तो वही बात है। जाट तो अब आरएसएस को समझ में आ रहा है कि इनको आइसोलेट करके नहीं करके काम नहीं चलेगा, इनको अपने में मिला के काम चलेगा। दोबारा मिलाओ तो वो उनको मिलाने का प्रोजेक्ट पूरा चला हुआ है। अब आप इसका एक उदाहरण देता हूँ, एक्ट बताता हूँ थोड़ा, ये भी खतरनाक चीज है। पंजाब में जितने टॉप जाट, सिख जाट पॉलिटिशियन थे या हिंदू जाट पॉलिटिशियन थे, वो आज कहाँ पे हैं? कैप्टन अमरिंदर सिंह, जाखड़ साहब कहाँ है बताओ? ये अब चले ये गए।
रवनीत बिट्टू ये जो हम्म, भोका है, ये पूरा सिखों के खिलाफ बोलता रहता है, हम्म, कहाँ है ये बताओ आप? बीजेपी में ही है। तो बीजेपी और आरएसएस इस टाइम पे इस कैलाश गहलोत को क्यों लेकर आए हैं दिल्ली में, आम आदमी पार्टी से तोड़ के बीजेपी? हम्म, परवेश वर्मा को एकदम से इतना बड़ा करके क्यों दिखा रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? हम्म, दिल्ली में आप मान के चलो कि सबसे सॉफ्ट टारगेट आरएसएस का कौन है? जाट। जाट। अच्छा, मैं एक बात बताओ, जो कॉलेज बनाने की बात हो रही है वीर सावरकर का, वो उस जगह पता है कौन सी है? जाटलैंड, नजफगढ़। क्या लेना देना वीर सावरकर से जाटों का बताओ? जाटलैंड में आप वीर सावरकर का मतलब क्या लेना देना? आप महाराजा सूरजमल के ऊपर बनाओ, चौधरी छोटूराम के ऊपर बनाओ, देवलाल के ऊपर बनाओ, चरण सिंह के ऊपर कॉलेज बनाओ, क्या लेना देना वीर सावरकर का बताओ? आया न गया, महाराष्ट्री आदमी था अपने, ठीक है, अपने महाराष्ट्र में उसने जो क्रांति करी, जैसी क्रांति करी, वो आपको और हमको पता है, इतिहास भी पता है। और उसमें जो माफी नामे और जो सारी चीज वो तो है ही है, लेकिन मतलब वही बात है, तो जाट जाट ऐसे उनको लग रहा है कि अब हमें इनको दोबारा से मिला लेना है, गूंथ लेना है। एक और जाट हैं जो सच में हमारे हीरो हैं और जिनका इस समय डंका बज रहा है, जिनकी शख्सियत का, भगत सिंह। और वो पाकिस्तान में भी उनको लेकर के अब वहाँ के लोग भी ये जग रहे हैं ना कि ये हमारा हीरो है। तो वहाँ पर उनका सेलिब्रेशन, जो सेंटिनरी सेलिब्रेशन और ये सारे सेलिब्रेशंस हैं, वो बहुत हो रहे हैं। तो ये देख के अच्छा लगता है कि नई पीढ़ी वहाँ पर भी अब सच्चाई का सामना कर रही है। जो एक झूठा आधार, धार्मिक आधार लेकर के वो देश ज़रूर बनाया गया, लेकिन जो मिट्टी की कहानियाँ हैं वो तो उभर के वापस आ ही रही हैं। देखो शिवा जी, अब मैं बिल्कुल जो मैंने अब तक जो बात करा था उससे बिल्कुल उलट बात बोल रहा हूँ मैं, और बिल्कुल अगले ही सवाल में बोल रहा हूँ। देखो, आइडेंटिटीज श्रिंक्स, आइडेंटिटी सिकुड़ती हैं, या फिर कोई बड़ी आइडेंटिटी उनको छोटी आइडेंटिटीज को खा जाती है, अपने अंदर मिला लेती है, जो आरएसएस प्रयास कर रहा है, और वो सफल भी हो जाएगा। जो थोड़ा आपको दिखा, एकदम आप खुश हो गई कि देखो जाट तो आरएसएस का जो हिंदुत्व है उसके खिलाफ बगावत कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेगा। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की सच्चाई ये है कि एक तो वो सिकुड़ती हैं, दूसरा छोटी आइडेंटिटीज को बड़ी आइडेंटिटी खा जाती है। जैसे छोटी मछलियों को बड़ी मछली खा जाती है। ये बस इतना, अगर उनको जाटों को अगर हिंदुत्व नहीं खाएगा, आरएसएस नहीं खाएगा, तो इंडियन नेशनलिज्म खा जाएगा। कोई और बड़ी राष्ट्रवाद ले आएंगे ना, राष्ट्रवाद उससे भी बड़ी आइडेंटिटी है। और जो भारतीय राष्ट्रवाद है वो उसमें हिंदू राष्ट्रवाद है या वो भारत राष्ट्रवाद है, उसको कई बार अलग करना भी मुश्किल हो जाता है, आपको पता ही है हमें। और एक चीज़ और है, अगर अपर कास्ट ब्राह्मण को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब पर तो बहुत प्रेशर डाल ही दिया है आरएसएस ने अपने आप को राष्ट्रवादी साबित करने का। इस समय आप देखिए जो शूद्र थे, ओबीसी जिनको कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा अपने आप को हिंदू बिल्कुल साबित करने के प्रेशर में है। बिल्कुल वो कट्टर हिंदू बनने के प्रेशर में है। बिल्कुल, दलित भी, दलित तो खैर शूद्र से भी बाहर की कैटेगरी है, अति शूद्र है। वो भी। अब मैं तो आपको कई बातें ना रिकॉर्ड भी नहीं कर पाते, ना आप बोल पाते हो, ना रिपोर्टाज में लिख पाते हो, आप दबे रह जाते हो। लोकसभा में मैं निकला, 7-8 स्टेट घूमे, मध्य प्रदेश में जब गाड़ी एंटर करी, लोकसभा चुनाव के दौरान। हाँ हाँ, और मैंने राजस्थान का डूंगरपुर बांसवाड़ा में था, और जो गुजरात का वहाँ का इलाका है वो भी उधर भी मैं गया, और मैं वहाँ पे आदिवासी परिवार के लोगों से मिल रहा था। आदिवासी, उन्होंने भारत आदिवासी पार्टी बनाई, वो छोरा जो लड़का जो राजकुमार रोहता चुनाव जीत के आया, उसका भी इंटरव्यू करा। ठीक चल रहा था, मतलब मेरे को लग रहा था कि हाँ कुछ चीज है, भीलों में कूदे है, सारा कुछ लग रहा। मध्य प्रदेश में गाड़ी एंटर करी, झाबुआ, अलीराजपुर बहुत गरीब जिले हैं, आपको पता, आदिवासी जिले हैं, और भारत के सबसे गरीब जिले हैं। वहां पे आदिवासियों की झोपड़ियों पे फिर मैंने जो हिंदुत्व देखा, ठीक है। फिर बात हुई तो और भी चीजें समझ में आई कि क्या बोल सकते थे। फिर वहां से मैं होते हुए बुंदेलखंड चला गया। बुंदेलखंड में मेरे को स्टोरी करनी थी, वो आज तक मैंने स्टोरी रिलीज भी नहीं करी। वो मैंने जो अंडरवेट बच्चे हैं, मलेरिस्ट, हाँ, जिनको कुपोषण का शिकार। जिनको सरकार राशन भी दे रही, वो पूरा मैंने स्टोरी की। और कोई ऐसी झोपड़ी नहीं थी जिसपे हिंदुत्व के नारे ना लिखे हुए थे। गरीबों की राशन उनको मिल नहीं रहा है, बच्चे उनके अंडरवेट हैं, और हिंदुत्व के नारे लिखे हुए थे।
वो तो कोई और लिख गया होगा ना, एक थैला देने के एवज में। चलो जो भी है, मैं तो वो अपने उस बोलचाल में बोल भी तो रहे थे गरीब आदमी, ठीक है। और उसके मतलब मेरा कोई हिंदुत्व से हेट नहीं है, पहली नहीं बात है, तो। वो तो होना हाँ, भी मैं नहीं है। ऑब्जेक्टिव आदमी हूँ इस मामले में जमा। देखिए पर एक मैं बता रहा हूँ आपको कि जो एक माइनॉरिटीज के खिलाफ जो नफरत का जो पूरा एक मामला है, वहां दूसरा पे, आदमी से आदमी, हाँ वहां तो वो किसी मुसलमान को जानते भी ना होंगे। अरे आपको लगता है, छोड़ो बात। नहीं नहीं, वो कई बार पर्सनल लाइफ में तो उनके कोई मैं क्या कह मुसलमान रहा होगा हूँ, ही नहीं ना। आरएसएस का लगा लो या फिर आप लगा लो किसी भी ऐसे संगठन का जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स, उनका प्राइम काम पता क्या है? गरीब लोगों को ये एहसास करवा देना कि आपकी जो गरीबी है दरअसल वो मुसलमानों की वजह से है। अच्छा, हम्म। क्या इसको, अच्छा हमारी ही क्या नाकामी लगा लो या फिर हमारा भ्रष्टाचार ये है कि हम ऐसी स्टोरी करते नहीं है, हमारे जैसे पत्रकार। और मुसलमानों की गरीबी किस लिए है? तो वो तो चलो अगलों का उसका कोई लेना देना नहीं, उनको तो विलन ही बनाना है, उनको तो यही बताना है कि जो ये मुसलमान गरीब हैं ये असल में तो कब्जा कर लेंगे, और ये कब्जा करने के लिए इनको इसलिए, वो चलो उनकी थ्योरी है, उसका तो हम क्या करें। पर मतलब हिंदू गरीब को वो ये एहसास करवाते हैं, ये रटवा देते हैं कि हमारी गरीबी का कारण, हम गरीब इसलिए हैं क्योंकि हमारा सब कुछ मुसलमान लूट रहे हैं, मुसलमान हमारे पैसे पे का खा रहे हैं, हमारे पैसों पे हज की यात्रा कर रहे हैं, हमारे पैसों पे उनके मदरसे चल रहे हैं, ये सब एहसास करवा दिया जाता है उन्हें। ये महसूस किया मैंने। तो मैं खैर वो बात बता रहा था आपको। तो उस लोकसभा में घूमते घूमते मध्य प्रदेश में मैं देखा, और फिर मेरा तो वो हो गया था कि बहुत टफ स्थिति है, और जो बड़ी आइडेंटिटी है वो छोटियों को खा जाती है। जैसे कोई आदिवासी आइडेंटिटी, वो आदिवासी कब वनवासी बना लेते हैं अगले से, जो आपको पता ही है उसमें कि सिंबोलिज्म जो इन्वॉल्व है, जिसमें वाल्मीकि को कब वाल्मीकि भगवान भी बना दिया जाता है। और मतलब तो और उनका जांगड़ा, जैसे ओबीसी की बात करी आपने, हम्म। ठीक है। अब जो लकड़ी का काम करने वाले जांगड़ा जो होते हैं, उनको कब जांगिड़ ब्राह्मण बना दिया जाता है, आपको पता ही नहीं चलेगा। जो जाट है, जाट को कब जाट भगवान बना देंगे अगले, क्या पता, क्या पता। वही दयानंद सरस्वती ने क्या कहा, यही तो कहा कि जाट तो भगवान है, जाट भगवान। तो सारे जाट पीछे हो गए, तो अगले आरएसएस ने तो इतना ही तो कहना है, जाट भगवान, सारे पीछे हो लेंगे जाट। कौन अपनी तारीफ नहीं सुनना चाहता होता? वो बड़ी आइडेंटिटी छोटी आइडेंटिटीज को खा जाती है, सीमा जी। बस ये मतलब ये आप मान के चलो कि मैं बिल्कुल उससे उल्टी बात कर दी है, आपको बहुत उम्मीद दिख रही थी चीजों को लेके, उससे बिल्कुल उल्टी बात कर दी है। आइडेंटिटी स्ट्रिंग्स, और छोटी आइडेंटिटीज को बड़ी आइडेंटिटी खा जाती है, बस। और सच में ही मतलब पोस्ट मॉडर्न जो आइडिया है, जिसमें ये बात पुश की जाती है कि देखो दरअसल लड़ाई तो मतलब गरीब अमीर की या फिर तंत्र के साथ लोगों की नहीं है, दरअसल लड़ाई तो समुदायों के बीच में है। जो ये विचार है, जो ये पुश किया जाता है बार बार, वो आइडेंटिटीज के दम पे ही पुश किया जाता है। इसलिए मैं थोड़ा जाट वाट इन सब पे बात करने से बचता हूँ। आज पता नहीं आपने मेरे को कैसे खोल लिया तो चलो, थोड़ा आपने भी दो दिल की बात कह दी आपको। लेकिन मैं जाट, नॉन जाट और ये सब राजपूत, आदिवासी, दलित, औरत या फिर और कोई, ये सब जेंडर जुंडर, ये सब मैं बात करने से बचता हूँ, ठीक है। क्योंकि इन सारी आइडेंटिटीज की पॉलिटिक्स की दिक्कत ये है कि ये दूसरे समुदाय को विलन बताते हैं, चाहे हिंदू और नॉन हिंदू वाला मामला हो, और उसमें ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि दरअसल लड़ाई तंत्र के या गरीबी के विरुद्ध नहीं है, आपकी समुदाय के बीच में है, जो कि बहुत खराब बात है। अगर ये धर्म का मामला आता है तो बड़ी आइडेंटिटी हिंदू तो के लोग बोलते हैं कि आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं कि दरअसल लड़ाई तो मुसलमानों के साथ है। मैं सहमत हूँ। और आपने और जब फिर जेंडर जब का नाम लिया तो खास कर मैंने देखा है कैसे जेंडर को आत्मसात कर लिया ये बड़ी आइडेंटिटी ने अपने साथ कि अच्छा हिंदू बनने की जो आइडेंटिटी है, तो जेंडर इस हद तक चला गया, जेंडर अपने एजेंडे को छोड़ करके, कि वो वापस गुलामी में जा रहा है, पुरुषवाद की, चलो पितृसत्ता की। तो वो बात सही है आपकी। ठीक है, आइडेंटिटी कोई भी हो, श्रिंक आइडेंटिटी श्रिंक्स,
और बड़ी आइडेंटिटी छोटी आइडेंटिटी को खा जाती है, और जो उसका विचार है वो काफी घातक है कि दरअसल लड़ाई गरीबी या फिर तंत्र के खिलाफ नहीं, समुदाय के बीच में काफी घातक विचार है। कोई इस इतने फिलोसफिकल होके कोई अगर बात को समझ जाए, जैसे मान लो कि अब हरियाणा में बीजेपी का क्या मामला है, दरअसल लड़ाई तो जाट और नॉन जाट के बीच में है, ये एस्टेब्लिश कर दिया, दो समुदायों के बीच। क्या सच में है लड़ाई? आप जाके ऑब्जर्व करो, कुछ भी नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। सारा समाज एक साथ बिजनेस कर रहा है, एक साथ खेती कर रहा है। यही सोच रही थी जिस समय वो जाट आंदोलन हुआ था और उसमें इतने लोग मारे गए थे, और जाट और नॉन जाट एक दूसरे की संपत्तियों को जला रहे थे, जब मुझे हैरत हो रही थी, और मुझे लग रहा था कि कितनी बड़ी कामयाबी है ये बीजेपी की कि उसने हरियाणा के हिंदुओं को आपस में दो फाड़ करा दिया, जाट और नॉन जाट में। मैं ये बात सोच भी नहीं सकती थी। अगलों को आता है ये बात कि किसका डर दिखा के किस समुदाय के वोट खींच लेने हैं। मास्टरी है अगलों की, पीएचडी कर रखी है अगलों ने। ठीक है, अगलों की पीएचडी है तो भाई उनको पता है कि 25% का डर दिखा के 75% की वोट हासिल कर लेनी है, तो बस ठीक है कि सरकार में रहेंगे, सत्ता में रहेंगे। अब तो वो उनके ऊपर है ना कि जो थोड़ा उन आइडेंटिटीज को पैर के ज्यादा मचलते हैं, या फिर उन आइडेंटिटीज में ही सारी राजनीति की व्याख्या कर देते हैं। दिक्कत तो उनकी है ना, जो लार्जर कॉम्प्लेक्सिटीज हैं समाज की, उनको नहीं समझते। आइडेंटिटी या सामुदायिक पहचान जो हम लोग जिस पर लगातार बात कर रहे हैं, ये एक पेशे से भी जुड़ी हुई है, और वो है कृषि, खेती बाड़ी, है ना। खेती बाड़ी के नाम पर क्या कोई एकता बन सकती है लोगों में, भारत के, खासकर इस इलाके के, उत्तर भारत के लोगों देखो अलग अलग टाइम पे वो रहे हैं, क्योंकि अभी आंदोलन चल रहा है और आप देख रहे हैं वहां भी सरकार को कोई चिंता नहीं है। वहां एक बुजुर्ग आमरण अनशन पे बैठे हुए, उनको 1 महीना हो गया। देखो शिबा जी, जैसे कोई जाति या कोई धर्म अपनी लामबंदी करे तो कभी भी तंत्र को खतरा नहीं होता, लेकिन जब वर्ग क्लास अपनी लामबंदी करे तब उनके कान खड़े हो जाते हैं। आप तो किसान की कह रहे हो, मान लो कि दिल्ली एनसीआर के मान लो अभी दिल्ली के मजदूर ही ये बोल दें कि हम अपने मुद्दों के ऊपर वोट देंगे, वर्किंग क्लास दिल्ली की बोल दे हम अपने मुद्दों के ऊपर वोट देंगे, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, तीनों आपको एक साथ भागते हुए दिखा दूंगा मैं, मैदान छोड़ के भागते हुए। अभी तो यही चल रहा है ना, एक का शीश महल एक का राजमहल है, यही चल रहा होगा। ठीक है, तो दोनों कोई लेना देना है आम जनता का इस मुद्दों से? ठीक है, तो वो अब सारी पार्टियां ये चाहती हैं कि इन्हीं पे बात हो। कैसे हुआ भाई? कॉर्पोरेट मीडिया और डिजिटल मीडिया सिर्फ शीश महल राजमहल पे बात कर रहा है, कमाल हो गया है। तो मैंने जैसे कहा कि सामुदायिक पहचान के ऊपर आप गोलबंदी करें, उनको कोई खतरा नहीं है, लेकिन उनको खतरा होता है जब वर्गीय, यानी कि किसान इकट्ठा हो रहे हैं। तो किसान तो भाई सैनी भी है, किसान तो यादव भी है, किसान तो गुज्जर भी है, किसान तो मेव भी है, किसान तो मुसलमान भी है, किसान तो सिख भी है, किसान तो जाट भी है। बहुत बड़ी आइडेंटिटी होगी। जैसे मैंने कहा ना कि छोटी आइडेंटिटी को बड़ी आइडेंटिटी खा जाती है, उनको समझ में आता है कि ये तो अक्रॉस द रिलीजन, मतलब ये तो धर्म वाली पहचान को भी खा गए। उससे मतलब आप समझो कि उससे बड़ी पार करके, हाँ उसको भी। और ये एक्सपेरिमेंट हरियाणा पंजाब की जमीन पर फैले हुए हैं। यहाँ पर एक यूनिस्ट पार्टी रही है, आज़ादी से पहले उनकी सरकार रही है, और उसमें आज़ादी से पहले जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होती थी, उसमें जो पंजाब के जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उस समय पे प्राइम मिनिस्टर ही बोला जाता था, और पंजाब एक देश के तौर पे ही एक चीज़ आप मान के चलिए उस समय था। तो लाहौर में तो आप देखिए, उसमें चाहे सर सिकंदर हयात टिवाणा हूँ, या चौधरी छोटू राम हूँ, या फिर और भी कई सिख बड़े लीडर्स थे, तो वो सब आप देखो कि वो यूनिस्ट पार्टी जो थी, यूनियनिस्ट, उसके नाम से क्लियर था कि वो उन्होंने कहा कि हम बेसिकली जो कम्युनल आइडिया उसको खारिज करते हैं, और हम यूनियनिज्म की आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, जिसमें हम एक साथ होके हिंदू मुसलमान सिख एक साथ सरकार बनाएंगे, और उन्होंने बनाई। आपको पता है इसकी यूनियनिस्ट पार्टी की किस आधार की सुगबुगाहट में दोबारा सुनने लगी हूँ, और इस पर बाकायदा बात हो रही है कि ये तो हमारा देश था पूरा, हिमाचल से लेके कश्मीर से लेके पंजाब, पूरा ये हरियाणा, मतलब ये तो सारे बाद में बंटवारे किए गए ना। हरियाणा के बंटवारे को लेकर, पंजाब हरियाणा के बंटवारे को लेकर के सुगबुगाहट में देख रही हूँ। पर वो देखो, इसमें ये है कि सुगबुगाहट है, एक आइडिया है, वो तैर रहा है, लेकिन क्या
उसके जैसे एक होता है क्या कि वो कोई कभी एक्ट में बदल पाएगा, मेरे को अभी तो लगता है कि नहीं बदल पाएगा। आगे जो कुछ हो उसका मैं कह नहीं सकता, अभी नहीं बदल पाएगा। अभी तो ये है कि हरियाणा पंजाब के जो किसान हैं वो एक अपने लार्जर क्या बोलते हैं कि लार्जर हितों को ध्यान में रखते हुए किसान आंदोलन कर रहे हैं। उस किसान आंदोलन में जैसे आपने कहा जगजीत सिंह डल्लेवाल पिछले 45 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और उनके साइलेंट अटैक को खतरा है, उनका बीपी नॉर्मल नहीं रह रहा है, उनके उनकी बीपी किडनी, उनका हार्ट, सब कुछ खतरे में है भाई। हाँ, उनके बड़ी शरीर पे कोई मांस नहीं बचा है, एक भी मांसपेशी नहीं बची उनकी। तो और उनके बीपी को ब्लड प्रेशर को जिंदा रखने के लिए, उनको बनाए रखने के लिए उनके डॉक्टर उनके पैरों को उठा के रखते हैं, तलवे और हाथ मसलते रहते हैं। अब वो बोल नहीं पा रहे हैं, उनको चक्कर आ रहे हैं, उनको धुंधला दिख रहा है, सब हेलिसिनेशन जो वो पूरा मामला है वो हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। सरकार ने कोई कांटेक्ट नहीं किया उनका उपवास तोड़वाने के लिए, बातचीत करने के लिए? सरकार तो जी क्या बताएं, अब कृषि मंत्री तो दिल्ली के जो किसान हैं उनसे दिल्ली के किसान? चलो दिल्ली में पता नहीं कहाँ खेती होती है, क्या पता आप लोगों ने अपने छतों के ऊपर बना रखे हों खेत। मेरे को तो दिखे नहीं, तो इसलिए मेरे को लग रहा है कि शायद मैं आपकी छतों पे गया नहीं हूँ, तो बना रखे होंगे आपने जो भी है। और पंजाब हरियाणा के किसान हैं, उन्होंने तो बिल्डिंगें बना रखी हैं, तो रेंट किराए पे देते हैं जो मजदूर हैं उनको खेती थोड़ी नहीं करते, खेती तो दिल्ली में होती है। खैर क्या चलो, क्या बोल रहे हैं आप? आपको उलझुल लगेगा, उलझुल तो भाई मेरे को भी तो लगा ना जब मैं देखा कि भारत के खेती-बाड़ी मंत्री, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान वो कह रहे हैं कि मैंने दिल्ली के किसानों को बुला के उनको समझाया कि कैसे वो और अधिक फायदा सरकार के द्वारा उठा सकते हैं, क्या-क्या स्कीमें हैं, ये हैं, वो हैं। दिल्ली के किसानों को बुला के? उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, मैं दिखा देता हूँ। और तो फिर एक बात बताओ, दिल्ली में कहाँ हैं किसान? चलो थोड़े बहुत होंगे, पर नहीं, किसान होंगे कहाँ? किसान के लिए तो खेत चाहिए ना, ये ये किसानी। ये देखो, ये मैं आपके कैमरा को दिखा देता हूँ, ये शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट है। दिल्ली के किसान भाइयों से आवाज पर मुलाकात हुई, किसान भाइयों ने बताया कि केंद्र की कृषि और किसान कल्याण से जुड़ी योजनाओं का फायदा दिल्ली के किसान नहीं उठा पा रहे। जो सिंधु दिल्ली बॉर्डर पे आए बैठे हैं किसान, शंभू हरियाणा बॉर्डर पंजाब पर, के। खनौरी हाँ, बॉर्डर पे जो खनौरी बैठे, पे, तो वहां उनसे बात नहीं करेंगे? दिल्ली के झूठे किसानों से, आर्टिफिशियल किसानों से बात कर रहे हैं। बस ऐसे ही होता है। तो ये अब आप ये लोकतंत्र है। अब मैं आपको इससे ज्यादा कुछ मतलब हमने ये एक बात बोलने के लिए हमने 1.5 घंटे बात कर दी, बस ये सच्चाई है। तो मतलब सफाई कर्मचारी सेफ्टिक टैंकों में की गैस में और वो मैनुअल अपने काम की वजह से मरते रहेंगे, और एक दिन प्रधानमंत्री उनके पैर धोएंगे, उनको पूजेंगे और उनको पूजनीय बता के, भगवान बता के अपना पल्ला झाड़ कट्टर लेंगे। हिंदू होने का बोझ भी उन्हीं पर डाला गया है, वही सबसे ज्यादा प्रेशर में है कट्टर हिंदू दिखने तो के। बस ठीक है, तो अब क्या मतलब और बहुत उनके तो अब मंदिर और उनके पुजारी भी बना दिए गए हैं कि जाओ अपने, अब तो तुम्हें मंदिर भी दिया, पुजारी भी दिया, अपना भजन कीर्तन भी कर लो। पहले तो ये था कि मंदिरों में आने नहीं दे रहे हैं, अब उनके लिए सेपरेट बना रहे हैं। देखो, आपकी और हमारी बातचीत अब जिधर जा रही है उसके बाद एक घोर निराशा है और उसके साथ आदमी को जीना पड़ता है, ठीक है। और वो फिर मतलब खासकर समझ ही नहीं पाता कि अब साला करे क्या, मतलब किधर को जाए, क्या करे, क्या चलिए चुनाव की बात कर लेते हैं। ये मैं बताइए कि एक आदमी अगर ईमानदारी से चुनाव लड़ना चाहे, एक आम आदमी पैसे वाला, लेकिन ईमानदारी से चुनाव लड़ना चाहे तो उसको कितना खर्चा चाहिए एक चुनाव लड़ने के लिए? पैसे वाला ईमानदार, ये कई चीजें अच्छा आप चलिए, आम आदमी, मध्य वर्गीय आदमी, कोई रिटायर्ड आईएएस होगा या कोई सेना से निकला होगा या कोई अपनी दुकान चलाता होगा चांदनी चौक में, उसको कितने पैसे चाहिए चुनाव को लेकर जीतने के लिए? नहीं, चुनाव लड़ने के लिए, एक टक्कर देने के लिए। जीतना तो बात की बात है। 2-3 करोड़ रुपए तो होने चाहिए। आपको लगता है कि अब कोई ईमानदार सच्चा आदमी भारत में चुनाव जीत के आ सकता है इस व्यवस्था से, जहां इतना पैसा चाहिए और जबकि 75 लाख की? एक शब्द सुना प्लूटोक्रेसी आपने? हाँ, प्लूटोक्रेसी, धनाढ़ तंत्र। आपके जैसे लोग या हमारे जैसे लोग खुल के क्यों नहीं कह पा रहे कि ये धनाढ़ तंत्र है, मैं तो कहती हूँ। प्लूटोक्रेसी है, क्यों नहीं कह पा रहे? क्या भारतीय संसद करोड़पतियों का क्लब नहीं है? उसमें आप बताइए कि ये अपवाद छोड़ दें,
जो कि किसी हालांकि वो असल में अपवाद होता नहीं है, उसके पास ठीक ठाक पैसा होता है, तो चलो उनको कला आती है छिपाने की, अपनी गरीबी बेचने की कला आती है उनको। प्लूटोक्रेसी कैसे नहीं है? मतलब हालांकि मैंने पी साईनाथ को 2018 में बोल दिया था, जब वो उनका मैंने इंटरव्यू किया मीडिया विजिल के लिए, तो वो बोल रहे थे कि हम एक दिन के लिए किसानों के ऊपर पार्लियामेंट करवाएंगे और इसका दबाव बनाएंगे, किसान वोक करेंगे। मैंने उसको कह दिया कि जब संसद करोड़पतियों का क्लब बन चुकी है, तब क्यों वो किसानों के ऊपर कोई एक दिन अपना खराब करेंगे? मैंने उनको कहा क्यों करेंगे बताओ? तो बोला कि नहीं मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं, और मेरे को नहीं लगता कि भारत का लोकतंत्र बुर्जुआ के हाथों में चला गया, मेरे को नहीं लगता। ये पी साईनाथ ने कहा? अब मैं खोल के दिखा देता हूँ अपना इंटरव्यू। मैं चेक कर लूंगी। हाँ, तो 2018 की बात है, शायद अब वो मान भी जाएं कि हमारा तंत्र प्लूटोक्रेसी, हम बेसिकली तो यार मतलब मैम बहुत बेचैनी है अब नई टर्म, नई किस्म, मतलब क्यों बच रहे हैं कि भाई प्लूटोक्रेसी क्यों नहीं कह रहे? आपकी ऑब्जेक्टिविटी कहाँ मर गई? मतलब जो प्रोफेसर्स हैं, जो पत्रकार हैं, सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी हैं, वो अभी भी इंडियन डेमोक्रेसी का राग क्यों अलाप रहे हैं? वो क्यों इंडियन प्लूटोक्रेसी क्यों नहीं कह रहे? मेरे को ये बता। बात सच है, मुझे भी नहीं समझ में आता है कि वो सारे लोग जो क्रिटिक करने बैठे हैं वो भी भारत का महान लोकतंत्र और चुनाव को लोकतंत्र शब्द का पर्व। अरे ये तो सिर्फ मीडिया के और कुछ केटरर्स के का सहालग है। अब जैसे ना मैं थोड़ा कभी भी उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज पे बात करने की कोशिश नहीं करता, मैं बचता हूँ अब, क्योंकि मुझसे मेरे को बेचैनी होने लग जाती है, मेरे में रेस्टलेसनेस आ जाती है। अब ये बताओ कि शब्दों का एक अपना, शब्दों की अपनी पॉलिटिक्स होती है कि अब जो प्लूटोक्रेसी उसको डेमोक्रेसी कहा जा रहा है, ठीक है। जो 1991 में जो हुआ आवारा पूंजी जो आई उसको लिबरलाइजेशन कहा गया। क्या वो सच में लिबरलाइजेशन वो होता है क्या? मतलब आप बहुत बेचैनी हो जाएगी, हम एक एक शब्द के मायने के ऊपर हम अगर बात करने लग गए और उसको ऑब्जेक्टिवली उसको जस्ट टेस्टिफाई करने लग गए, तो दोनों ही बेचैन भी होंगे और मतलब परेशानी भी होगी दोनों को। आप इससे सही कोई कह फायदा रहे नहीं। हैं मनदीप की जिन हमारे शब्दों के मायनों को ही पर ही डाका पड़ गया है, जिसको आर्थिक उदारवाद कहते हैं, जिसको आर्थिक सुधार कहते हैं, वो सारे के सारे गरीब की पीठ पर चढ़ करके किए गए। और ऑस्टेरिटी मेजर्स या किफायत शायरी, क्या वो सुधार थे? हाँ वही मैं कह रही हूँ कि हमारे शब्दों के मायने खोखले कर दिए गए हैं। जिनको सुधार कहा जाता वही बिगाड़ थे। असोल्ट ऑन मीनिंग, हाँ, असोल्ट ऑन मीनिंग, यस, असोल्ट ऑन मीनिंग। एग्जैक्टली, आई टोटली एग्री। आपके आप अच्छा, एक ट्रूथ। आप पत्रकार हैं, मैं पत्रकार हूं, हमारे ओहदे का कोई मतलब है? या कोई आईएएस आईपीएस आके कह दे कि उसके कोई ओहदे का मतलब है? बंगाल में आईपीएस, सिख आईपीएस बीजेपी के प्रोटेस्ट में क्या कर रहा था? वो खड़ा था, उसको बीजेपी की भीड़ ने आईपीएस कहा या फिर खालिस्तानी कहा? खालिस्तानी का। तो उसके ओहदे का कोई मतलब बचा? बताओ, क्या उसके आईपीएस के ओहदे का कोई मतलब था उसके? नहीं था ना, नहीं था ना। तो शिबा कब मुसलमान है? शिबा के पत्रकार होने का कोई मतलब है? मेरे को ट्विटर पे जाट कह के या किसान कह के जो गालियां दी जाएंगी, क्या मेरे पत्रकार होने का कोई मतलब है? असोल्ट ऑन मीनिंग। मैं ये कह रहा हूँ कि ओहदों का क्या मतलब रह गया जो सृजे थे? सृजना मतलब जो रचे बनाए गए थे, थे आधुनिक समाज के लिए। हाँ, जो बनाए, क्या मतलब है? उनको कब तोड़ ताड़ कर आगे चला जाता है। अब बस यही होता है। अच्छा, एक एक और बताऊं, आप लोगों की जनरेशन की एक दिक्कत और है। आप लोगों की जनरेशन इंस्टीट्यूशंस पे बहुत ज्यादा भरोसा करती है। उनको लगता है कि हम आरटीआई लगा देंगे, उनको लगता है हम कोर्ट में चले जाएंगे, उनको उनको लगता है कि हम यहाँ चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे। कोई मतलब बचा है किसी इंस्टीट्यूशन का? कि मतलब बहुत ऐसे, वही है कि अपन ज्यादा बात करेंगे तो बहुत बेचैनी हो जाएगी अपने अंदर। तो वही है, छोटी छोटी वजह ढूंढ रहे हैं जीने की भी, तो जी लेने दो, और तो क्या है, कुछ है नहीं। मतलब आपको बहुत ऐसे मायूस कर देने वाली स्थिति है, और लोग मायूस हैं, नौजवानों में रेस्टलेसनेस है, लीडरशिप के का वैक्यूम है, और क्या करना है, कैसे करना है, क्या एक्ट होगा, कैसे चीजें होंगी, उन सब की वेगनेस एक है। चीज और हुई मनदीप,
अभी 2-3 साल पहले तक मुझे ये था चलो कुछ बच्चे कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं। लेकिन अब जो आत्महत्याओं का ट्रेंड मैं देख रही हूँ नौजवानों में और उसके अलावा जो पूरा फेल्योर ऑफ ये पे-चेक मॉडल है कॉर्पोरेट की सैलरी का जो फेल्योर है, जो वो दे नहीं पाया समाज को बना नहीं पाया है। बहुत से बच्चे जो 50-60 हज़ार, 70 हज़ार, 80 हज़ार तक कमा रहे हैं ग्रेटर नोएडा में या बैंगलोर में या गुड़गाँव में, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने उसी जीने को डे टू डे लाइफ़ के लिए खर्च कर पा रहे हैं और उनके पास कोई आगे का ना कोई सपना है, ना उनका कोई इनिशिएटिव है, ना कोई भविष्य है। दे आर जस्ट सर्वाइविंग। वो शादी करने की नहीं सोच रहे हैं। 50-60 हज़ार रुपए पाने वाले बच्चे भी नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे इस लेवल पर भी देखती हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत हताशा है हमारे नौजवानों में, जिनको ये जॉब मिली है, जो अभी भी इंजीनियर्स 20,000 25,000 की नौकरी पर अटके हुए हैं, वो तो हैं ही निराश। और फिर उससे आगे आप जाइए तो जो अभी सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, बीपीएससी की लड़ाई लड़ रहे हैं, एसएससी की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो तो अब हमारे सामने हैं ही वो नौजवान जिनके हाथ में 2,000 रुपल्ली नहीं आ रहे हैं। तो ये इस देश के नौजवानों से, समाज से उनकी आँखों का सपना छीन लिया गया। वो सिर्फ़ ज़िंदा हैं, बिना सपने के, बिना पर्सनल एस्पिरेशन के और एक उनको एक सपना दिया गया है, एक अवतारी पुरुष को बनाए रखने का और वो उसी में जोत दिए गए हैं। मेरे को सच बोल रहे हैं इस सवाल में। नौजवान जिंदा है अपने इंस्टेंट डोपामिन एक्टिविटी से। पूरा दिन निराश है, लेकिन उसको वो अपने रील देखता है आधे घंटे, तो रील में कोई उसको हँसा देता है, गुदगुदा देता है, उससे खुश हो जाता है, वो इंस्टेंट डोपामिन रिलीज हो जाता है। या स्क्रॉल कर लेता है वो बैठ के सोशल मीडिया पे, गाने सुन लेता है जिसपे गानों की जो आपको खोखलापन पता है, जिसमें अपने आप, क्योंकि सोसाइटी तो उसको रिजेक्ट कर ही रही है, हमारे सो कॉल्ड इंस्टीट्यूशंस उसको रिजेक्ट कर दे रहे हैं। अब उसको रिजेक्ट करते हैं तो किसी, मान लो मेरे को सब रिजेक्ट कर देंगे तो मेरे को तो बुरा तो लगेगा कि नहीं यार, मैं इतना नालायक थोड़ी हूँ। फिर वो गाने वाला बोलता है कि नाना आपा तो घेंट मतलब आपा जबरदस्त है, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, करोड़ों की मेरे पास गाड़ियां, करोड़ों का ये सेल्फ, जो खुद की ईगो सेटिस्फाई करने वाले जो गाने होते हैं। दिलजीत दोसांझ को सुनेगा। हाँ, वो सुन ले बस, ठीक है, मिल गया डोपामिन, ठीक है, और बताओ क्या चाहिए? बताओ आप क्या किस सहारे जिंदा है? मतलब आपको देखना होगा कि मतलब मेरे जैसे नौजवानों में बेचैनी भी है और हम जिंदा भी हैं। बस यही मामला है। तो यही कॉम्प्लेक्स आप जैसे लोगों के को समझने की यही बात है कि ये एक टाइम पे कैसे है कि ये दुखी भी है, बेचैन भी है, परेशान भी है और ये फिर जिंदा भी है। और जो सुसाइड हुए हैं वो तो चलो देख ही रहे हैं हम, और उसमें खासकर जो मिलेनियल्स हैं उनका ज़्यादा दिख रहा है मुझे। जेन जीज का अभी इतना नहीं दिख रहा है। मिलेनियल्स का जो 95 से पहले के जो लोग हैं, कई बार तो अपने परिवार के साथ सामूहिक सुसाइड ही कर ले रहे हैं। तो वो दिख रहा है, वो है थोड़ी, जो लोग मतलब शायद जिन जो लोग ज़्यादा उन कॉम्प्लेक्सिटीज़ को हैंडल ही नहीं कर पा रहे, जो कॉम्प्लेक्स सवाल हैं, तो उनके साथ ये हो रहा है। 11% का उछाल था 2021 की रिपोर्ट में भारतीय युवाओं में उसका सुसाइड्स का। आपने कभी सोचा होगा कि कोई एक इंटरनेशनल मीडिया इदारे में नौकरी करने के बाद कोई पत्रकार चोरी करेगा, किसी बैंक में चोरी करने की सोचेगा? कभी सोचा था? नाम नहीं लूंगा, मेरा दोस्त है, जेल में अभी। एक अग्निवीर चोरी करते पकड़ा गया। मतलब, और उसका संस्थान पता क्या कर रहा है? जो उसका एक संस्थान है, वो ये बोल रहा है जैसे तैसे करके हमारा नाम ना आए, ये अच्छा, हमसे 7 साल जुड़ा रहा, ये नाम ना आए। वो स्थिति पहुंच, नौकरी अब मैं क्या कह रहा इंसान हूँ के लिए कि काफ़ी नहीं रह गई, चाहे कितनी भी बड़ी नहीं जगह नहीं, कर लें। 2022 में उसकी नौकरी छूट गई। 2 साल उसने सीरियसली ट्राई किया कि उसको अच्छी नौकरी मिले, लड़के को। हुँ। वो घर वालों को बता नहीं पा रहा है, गाँव में उसके ग्रामीण संकट से उसका परिवार जूझ रहा है। हुँ। तो घर वालों को पता नहीं, घर वालों को पैसे भेजे जा रहा है, इधर से उधर से उठा के, मेरे से मांग लिए, किसी से मांग लिए। अब उसको लगा कि 2 साल में तो कर्ज हो गया मेरे ऊपर, अब मैं करूँ क्या? नौकरी मेरे को कोई दे नहीं रहा। कौन हुँ। एड्रेस करेगा इस बात को? बताओ, कौन एड्रेस करने के लिए बैठा है? कोई जगह है जो मेरी बेचैनी है उसको एड्रेस कर लेगी? आई थिंक इस समय सबसे ज़्यादा त्रासदी का शिकार नौजवान ही है। घर की, समाज की और समुदाय की उम्मीदें उसके ऊपर हैं और व्यवस्था उसे कुछ नहीं दे रही है। वो कहाँ जाए?
और फिर उसकी अपनी पर्सनल लाइफ भी है, उसको मोहब्बत भी तो करनी थी, उसके साथ भी तो वक्त गुजारना था, कुछ कला और कुछ अपने लिए, अपने मन की भूख के लिए, दिल के लिए भी तो कुछ करना था। वो कुछ नहीं है उसकी जिंदगी में अब। नौजवान को अगर जीना है इस देश में तो करप्ट हो जाना चाहिए, बस ये आखिरी जवाब है मेरा। करप्ट बढ़िया, जाना चाहिए। उसको बहुत मोरल प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, ना मोरलिटीज से समाज चल रहा है, ना कुछ होने वाला है। क्यों अपने आप को भी परेशान कर रहे हो? और करप्ट हो, आराम से जियो भाई, ये बेचैनियों में क्या रखा है? मनदीप, कोई अच्छी बात जिस पर हम ये कार्यक्रम, ये बातचीत समाप्त करें, गांव सवेरा के बारे में कोई अच्छी बात, या गांव सवेरा बंद हो चुका है, आपको तो 4 बार तो सरकार ने बंद कर लिया, कोर्ट में जाके उसको खुलवा के लेके आए। अब क्या कैसे चलाएं, मतलब क्या करें, मतलब बताओ आप। और जब चलने लगता है उससे मतलब थोड़ी उम्मीद जगती है, उसको बंद कर देते हैं उठा के। क्या अच्छी बात, मतलब क्या बताएं आपको? जिंदगी में कुछ हो रहा होता अच्छा तो बताएं। ठीक है, मतलब बेचैनियां हैं, बस ये कहूंगा। और बेचैनियों के बीच में पता नहीं कैसे है जीवन है। लोग ट्राई कर रहे हैं जीने के लिए, मतलब मेरा मतलब मेरे को अगर अच्छा मेरे को बताऊं कि अ, जहाँ पे मेरे को थोड़ा सा जो उम्मीद दिखी, जैसे ठीक है कि बहुत मैंने गलत बोला है, बहुत खराब बातें करी हैं, ठीक है, पर जहाँ पे मतलब अगर थोड़ा सा भी रोशनी का अगर मैं समझ पा रहा हूँ, तो मेरे को लगता है कि एक तो जो अंशुमन तिवारी जो बात बोल रहे हैं कि पैसे को ट्रैक करना शुरू करें, वो पूंजी को ट्रैक करो, चाहे सरकार की हो, चाहे कॉरपोरेट की हो, चाहे आपकी हो, चाहे लोगों की हो, किसी की भी हो। आपको पता होना चाहिए, आपको आपके स्टेट की, आपके नेशन की फाइनेंशियल हालत पता होनी चाहिए। आपको आपके कॉरपोरेट्स का पता होना चाहिए कि कहां से कौन क्या पैसे कमा रहा है। आपको इंटरनेशनल मार्केट, नेशनल मार्केट, आपको सब पता होना। एक तो पैसे का, और दूसरा मेरे को लगता है कि कम्युनिटी अंडरस्टैंडिंग। आपको कुछ ट्रेडिशनल वैल्यूज, कुछ रूरल मोरालिटीज, कुछ सोसाइटी की मोरालिटीज में समय देना पड़ेगा। कम्युनिटी अंडरस्टैंडिंग आपको आपको समझना होगा। आपको खानकाहों से लेके आपको मस्जिद, आपको मंदिर, आपको आपको गुरुद्वारा, आपको जो हमारी मॉडर्निटी ने जो इंस्टीट्यूशंस दिए वो सब, यूनिवर्सिटी, चाय खाने, कॉफी हाउस, आपके पब्लिक स्पेसिस, ये सब आपको समझना, प्रेस क्लब से लेके और सब आपको समझना पड़ेगा। अगर उनको कोई छीन रहा है तो आपको उनकी अपने पब्लिक स्पेसिस की, अपने इंस्टीट्यूशंस की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये दो मेरे को लगता है, मतलब मेरे अंदर बहुत बेचैनी है, लेकिन मतलब जिनसे मैं तो ये मानता हूँ कि मैं जिन चीजों की वजह से जिंदा हूँ, वो ये 2-3 चीजें ही हैं। एक, मैं दिन में बहुत जरूर कोशिश करता हूँ कि मैं ऑब्जेक्टिव रियलिटी के नजदीक रहूं, ऑब्जेक्टिव रियलिटी पकड़ूं, ठीक है। दूसरा, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं फिनांस को ढंग से देखूं, कि स्टेट का हो, चाहे उसका हो, किसी का भी हो, ठीक है। और तीसरा, मैं कोशिश करता हूँ कि जो जिनसे सच में समाज बनता है, जो चीजें हैं, उनको समझने की कोशिश करूं, और अगर उनको कोई खत्म करने की कोशिश कर रहा तो उनकी लड़ाई लड़ूं। ये 3 चीजों पे से मैं जिंदा हूँ। मतलब अगर ये 3 चीजें ना होती तो मैं शायद अपने आप को खत्म कर चुका था, सुसाइड कर चुका होता। कल की खबर है कि 75 लाख लोग हरियाणा में गरीबी रेखा के नीचे नए जुड़ गए हैं, और 75% हो गए हैं। 75%, हाँ 75% हो गए। और ऐसे में किसी भी तरह की कोई सकारात्मक बात कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जिन कॉरपोरेट से उम्मीद थी कि ये नौकरी देंगे, वो नौकरियां लगातार छांट रहे हैं, इन्फोसिस से लेकर के जो जितने भी कॉरपोरेट्स हैं, और विदेशी जो कंपनियों के यहाँ पर दफ्तर खुले हुए हैं, जहाँ हमारे नौजवान आईटी प्रोफेशनल्स मजदूरी कर रहे हैं, वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि अभी उनसे सस्ता कहीं और नहीं व्यवस्था बनी है। और जीडीपी के नए अनुमान ये बता रहे हैं कि भारत की जीडीपी ग्रोथ अब आगे 6.4% रहने की उम्मीद है। जी हाँ, तो नए अनुमान, जो कि पिछले ऑल 7 टाइम 8 लो।
हाँ 8.2% था, तो इसलिए मैंने कहा। जी। तो जो एक हिसाब से क्राइसिस है वो हमारे सामने खड़ा है। हाँ, विदेशी कर्ज हमारा बहुत बढ़ गया है, एफडीआई आ नहीं रहा है, लोग वापस जा रहा है, और FDI हमारे आया हुआ है। कॉर्पोरेट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगा नहीं रहे हैं। हाँ। जो कॉर्पोरेट्स के बच्चे हैं हम्म। वो बबल क्रिएट करके उससे पैसा कमाने में भी व्यस्त हैं। और बताओ, और मैं और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तबाह हो गया है, बिल्कुल। नई इंडस्ट्री लगाने के लिए तैयार नहीं कोई है। इंडियन कॉर्पोरेट जो चालाकियां कर रहा है, सरकार को तो ये करना चाहिए, 4-4 थप्पड़ मारने चाहिए बुला बुला के उनको। इतनी क्या करने कॉर्पोरेट के बच्चों अपने कभी, जैसे मैं तो ये बता रहा हूँ, मेरे जीवन में सबसे अच्छा यही हुआ कि मैंने पूंजी को ट्रैक करना शुरू किया। बात समझ में आने लगी आपको? बस मेरे को मतलब वो जो कहानी होती है वो समझ में आने लग गई। इसी वजह से जिंदा हूँ, नहीं तो हो जाता, सुसाइड हो जाता। और एक ओके। गाना है सिद्धू मूसेवाला का, सिद्धू मूसेवाला हमारे बीच नहीं है, वो सुसाइड। तो वो उस गाने में मतलब अपने जिंदा रहने की वजह अपने जिससे वो प्यार कर रहा है ना वो ढूंढ रहा है। उसने बहुत हिम्मत दी उस गाने की, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी, वो इतना खूबसूरत गाना है। मतलब क्या है गाने के बोल, क्या है? मतलब वो बता रहा अपनी बिलवर्ड को कि फोन तो दो ने, पर किनू फोन करा, मैं किसको फोन करूं, मैं मेरे पास 2 फोन है। और वो मतलब और भी आगे बात कर रहा है उसमें, और कह रहा कि मैं तो हंसता रहता हूँ दुनिया के आगे, कोई वीक ना समझ लवे, मैं हंसदा रहना, हाँ, है ना। तो बोला मैं हंसता रहता हूँ कि कहीं कोई मेरे को कमजोर ना समझ। वो उसने जो उसकी तमाम इनसिक्योरिटीज हैं, तमाम चीजें हैं, जहाँ वो जिन चीजों तमाम जिक्र किया उसने। तो वो ठीक है। अब मेरे को अब मुझे भी लगता है कि बहुत बातें नहीं बोलनी चाहिए थी, क्योंकि उससे एक तो मेरी क्रांतिकारी की इमेज है, फाइटर, और पता नहीं कैसी कैसी इमेज है, वो कहीं हर्ट ना हो जाए टाइप वाली मामला है। गणतंत्र दिवस आ गया है। गणतंत्र दिवस की हर्षोल्लास की बेला में हम लोगों ने बहुत अच्छी बातचीत की, बहुत हाँ, गणतंत्र बनाए तो ठीक है, लेकिन गण अलग है और तंत्र अलग है। हमारे नौजवानों के सपने बने रहें, वो नए सपने देखें, अपने लिए आकांक्षाएं हों, अपने बारे में वो सोचें, बजाय इसके कि वो इस भ्रम में सियासत के आ जाएं कि उन्हें किसी और को बड़ा बनाना है, किसी और को बनाए रखना है। आप अपने सपने देखिए और उनको साकार करने के लिए जो भी हालात आपको चाहिए उसकी मांग रखिए। बहुत शुक्रिया मनदीप। बड़ा मतलब मुश्किल होगा। कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते हो? कुछ है नहीं, ये बातें बची नहीं हुई। एक जिन सपनों के साथ मेरे को लगता है कि हमारी जो आज से तीसरी पीढ़ी थी उसने अपनी ईंट रखी थी, फिर जो दूसरी पीढ़ी आई उसने शायद थोड़ा काम करा होगा, तीसरी जो फिर उसके बाद जो अगली पीढ़ी आई, मेरे को लगता है कि प्रोजेक्ट डीरेल हो गया है। अब चीज़ें नए सिरे से नए तरीके से होंगी, कैसे होंगी, जो कॉम्प्लेक्सिटीज जो हैं, उलझने जो हैं, उनसे डील कैसे किया जाए, स्ट्रेटेजिक डील किया जाए, करप्ट होकर डील किया जाए, मोरलिटी से डील किया जाए, पता नहीं। खैर, मनदीप पुनिया, आपका बहुत शुक्रिया। आप ज़मीन के पत्रकार हैं और आपने बहुत सारे ख़तरे उठाए हैं हमेशा, और उस तरह की पत्रकारिता बहुत कम लोग करते हैं। जो करते हैं वो लगातार ख़तरों में हैं। चलो अब मैंने खतरों से बचना और खतरों को उठाना छोड़ दिया है, और अब मैं बहुत पता नहीं क्या कहूँ। हो गया है एंड। एक ठीक है, मेरे को लगता है कि एक फेज था, वो फेज पूरा हो गया, अगला फेज देखते हैं कि कहाँ अगला फेज लेके जाता है। आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू मनदीप।